चलो भाई सही बच्चे इधर ध्यान देंगे, है ना। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, हाँ, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंडीशन एंड, ठीक है, कंडीशन सेक्शन, कंडीशन सेक्शन बात नहीं, कंडीशन सेक्शन, वारंटी सेक्शन, ठीक है। ये तो बताते हैं कंडीशन की डेफिनेशन क्या होती है और कंडीशन अगर वारंटी दोनों ब्रेक होती है तो इससे उसका असर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर तुम कोई भी चीज बोल के कहते हो, कैसे कहते हो? बोलकर, तो वो एक्सप्रेस कंडीशन होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई भी चीज बिना बोले पूरी हो जाए, तो इंप्लाइड कंडीशन में हमने पढ़े थे कि बिना बोले आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। पहला टाइटल, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा सैंपल, चौथा डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों, फिर और एक और चीज में जोड़ लेंगे मर्चेंटेबिलिटी, TDS, है ना, WQM, है ना, कुछ ऐसे याद कर सकते हैं ना, राइट। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। इसका क्वेश्चन ही मैंने होमवर्क में दिया था तुम्हें, है ना, वो देखेंगे कैसे लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, राइट, इसका। तो मुझे लगता है पहले दो चैप्टर में से जो एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए वो इसके ऊपर आना चाहिए। एक्सपेक्टेड लिख लो भाई, है ना। और क्या आएगा सर? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्या आएगा? केस स्टडी, मतलब कि केस स्टडी बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने तुम्हें कल लिखने के लिए दिया था, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले दो चैप्टर में से। पेज नंबर कौन सा है भाई? 180, ठीक है। आज क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है कंडीशन इंप्लाइड वारंटी। अब ये बताओ, पहले बताओ वारंटी क्या होती है? वारंटी एज पर सेक्शन 12, है ना, सब सेक्शन 3, वारंटी इज अ स्टुपुलेशन। स्टुपुलेशन मतलब यानी कि समोसे के साथ चटनी वारंटी हुई नहीं हुई, है ना। गाड़ी खरीदी तो उसके साथ हॉर्न या फिर उसका माइलेज क्या हुआ, ठीक है। तो वारंटी इज अ स्टुपुलेशन विच इज कोलेटरल, कोलेटरल टू द मेन पर्पस। जो मेन पर्पस है उससे जुड़ी हुई चीज होती है, जो मेन पर्पस होता है वो कंडीशन होती है ना। जिसके पूरा ना होने पर बाबू, जिसके पूरा ना होने पर सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं, आप गुड्स को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि अब कुछ ऐसी वारंटी होंगी, कुछ ऐसी वारंटी होंगी जिसके पूरा ना होने पर क्या करोगे आप? डैमेजेस क्लेम करोगे, लेकिन उसको बोलने की जरूरत नहीं कि डैमेजेस मिलेंगे, बिना बोले डैमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। बिना बोले क्या मिलेंगे सर? डैमेजेस मिलेंगे, ठीक है। अब भैया मान लो तुमने कोई सामान खरीदा, एसी, तुमने कहा भाई एसी लूंगा 50 टन का, है ना। ये तो एक 2-2 टन के एसी ठंडा नहीं कर रहा, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा कि बच्चों की खोपड़ी भी जम जाए, बिल्कुल, है कि नहीं बात। अब एसी लगा बहुत जबरदस्त, है ना, एसी लगा बहुत जबरदस्त, एसी लगा, लेकिन एसी इंस्टॉल भी होगा, ठंडी ठंडी कूल कूल हवा भी फेंक रहा है ना, ठंडी ठंडी कूल कूल हवा भी फेंक रहा है। तुमने कहा आज कई बरसों बाद, नहीं हवा तो तुम्हें पहले लग चुकी है, हाँ, लेकिन अब तुम्हें ठंडी हवा लग रही है ना। जिन सब बच्चों को हवा पहले लग चुकी है, लेकिन अब हवा कैसी लग रही है? ठंडी हवा लग रही है। कई सालों के बाद ठंडी हवा, चैन की नींद सोएंगे भाई। अब तो कूलर में सोते थे, इस बार क्या लग गया? एसी लग गया। लेकिन जब एसी लगा, ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल उसका फ्लैप भी अपने मुंह पे करके, एसी का, है कि नहीं बात। जैसे तुमने एसी चालू किया, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ ही रहे थे, ठीक है, लाइट नहीं गई, सीधा एसी वाला ही आ गया, है ना। एसी वाला आके कह रहा भैया एक गड़बड़ हो गई। भैया तुमने क्या गड़बड़ हो गई? भाई इतनी ठंडी हवा फेंक रहा, आप क्या गड़बड़ है? आजा आजा लेट जा तू भी। तो वो कह रहा भैया मैं यहाँ लेटने नहीं आया भैया, मैं एसी उतारने आया हूँ। उन्होंने कहा एसी कैसे उतार देगा भाई तू? पैसे मैंने दिए, इंस्टॉलेशन फीस मैंने दे दी, है ना, घर में मेले लग रहा है, अब तू कैसे उतार लेगा?
तो उसने बताया भैया तुम्हारा और अच्छे वाला एसी था, मैंने गलती से, है ना, पुराने दूसरे ब्रांड दूसरे ग्रेड का एसी लगा दिया। आपका तो भैया 10 टन का एसी था, मैं तुम्हारे 8 टन का लगा दिया, है ना। आपके में ये फीचर एक्स्ट्रा था, मैंने क्या किया, है ना, कम थोड़े दूसरे फीचर का लगा दिया, है कि नहीं बात, राइट। अब आजकल एक नए फीचर के एसी आ रहे हैं, जैसे अभी हमने लगवाया तो उसमें फीचर में क्या था कि जैसे 2 टन का एसी है तो उसकी परसेंटेज दे रखी होती है, 50% पे चलाओगे तो 1 टन ही कंज्यूम करेगा बिजली, पूरा 100% कर दोगे तो 2 टन पे चलेगा, है ना। उन्होंने कहा भैया ऐसा फीचर था आपके में तो गलती से हो गया। तो अब ये बताओ जो महंगी चीज तुमने खरीदी और सस्ती चीज वो लगा गया, अब तुम क्या करोगे? नहीं, एसी दोगे नहीं दोगे, या कह दोगे तू ये लगा रहने दे बाकी देते पैसे, एसी तो तुम्हें वही चाहिए ना। तुमने कहा यार वो एसी चाहिए तो अब वो उतार के ले गया। एसी उतारने के बाद वो कह रहा भैया चिंता मत करो, कल आपके घर में एसी लगेगा, या तो मैं आपके पंखे से लटकूंगा घर के, है कि नहीं बात, या फिर एसी लटकेगा दीवार पे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। अब ये बताओ जो एक दिन चैन की नींद नहीं सो पाए, एक दिन फिर घर वाले गुस्सा कर रहे हैं कैसी दुकान से एसी ले लिया, फिर एक दिन कूलर में पानी भरने का चक्कर चल रहा है, कूलर में पानी भरो उसमें बर्फ डालो, है कि नहीं बात। तो ये जो हमारे घर के पुराने चक्कर चल रहे हैं, अब इसमें घर वाले गुस्सा कर रहे हैं, इसका क्या होगा? एसी कैंसिल, बोलो। हालांकि तुम्हें गुस्सा तो इतना आ रहा है कि मैं क्या कर दूं कि भाई मैं तेरे यहां से एसी ले ही नहीं रहा, तू अपना घर ले जा एसी और मेरे पैसे दे दे, मैं कहीं और से एसी लगवा लूंगा, लेकिन तुम्हारी इस बात की इजाजत जज साहब तुम्हें नहीं देते। तुमने कहा ठीक है भाई गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं क्या करूंगा, एसी कैंसिल करूंगा, लेकिन जज ने बोला अगर एसी कैंसिल करना होता और पैसे वापस लेने होते तो वो इसे क्या बनाते, कंडीशन बनाते, लेकिन जज ने बोला ऐसी सिचुएशन को हम कंडीशन ना बना के क्या बनाएंगे, ठीक है भाई। एक दुकानदार था ना, उसके दुकान के बाहर लिखा होता भूल चूक लेन देन माफ। इसका मतलब क्या होता है? इंडियन कल्चर है भूल चूक लेन देन माफ। तो भूल चूक का मतलब होता है थोड़ी बहुत भूल चूक होगी तो यार इतना तो आपस में माफी चलती है। लेन देन का मतलब होता है कुछ 150 रुपए ऊपर नीचे चले गए तो माफी बनती है, इसी चक्कर में गुस्सा मत करना। तो दुकानदार कह रहा है सर भूल चूक लेन देन माफ, आप जो कहोगे मैं तैयार हूं, लेकिन एसी कैंसिल मत करो, बिल कट चुका है, हमारे स्टॉक से निकल चुका है, एसी कैंसिल मत करो। तो जज ने इस बात को माना कि अगर छोटी मोटी गलती अगर दुकानदार करता है तो जज ने, तुम्हारे लिए बड़ी गलती होगी लेकिन जज ने इसे कौन सी गलती मानी है? छोटी मोटी गलती मानी। तो जज ने इस प्यार को क्या नाम दिया? अनडिस्टर्ब वारंटी। आपकी ये कि तुम्हारी पोजीशन को कोई डिस्टर्ब ना करे। पोजीशन का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम्हारे यूज करने के अधिकार को कोई डिस्टर्ब ना करे, लेकिन आपके यूज करने के अधिकार को उसने डिस्टर्ब किया है कि वो कह रहा आज मत चलाना, कल एसी चलाना, है ना, आज ये वाला निकाल के ले जाता हूं, कल ये वाला लेकर के जाऊंगा, तो क्या होगा? बोलो किस चीज के लिए? बोलो पेंसिल एसी कैंसिल नहीं, यहां ये डायलॉग नहीं चलेगा, सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ बात? इसको बोलते हैं अनडिस्टर्ब पोजीशन, ठीक है। अब ये बताओ एनकम्ब्रेंसेस का मतलब क्या होता है? सर ये हम कैसे बता पाएंगे सर, है ना, भूल गए सर। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है किसी भी चीज को गिरवी रखना, है ना। तो लीगल वर्ड लिख रखे हैं तुमने कॉपी में, वहां आ जाओ। कितने लीगल वर्ड हो गए? 50-60 पहुंच गए? नहीं पहुंच गए? कितने पहुंच गए? 68। चलो बहुत बढ़िया, 100 पहुंचा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना। सारे बच्चे लिख रहे हैं ना, ठीक है। जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा लीगल वर्ड। तो 69th लीगल वर्ड क्या है? एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंस का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। अब इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गिरवी रखी हुई चीज तुमने क्या कर दी? किसी और को बेच दी, है ना। आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, उसमें सीन, इसमें ये चक्कर दिखाया था। उस पिक्चर में शाहिद कपूर था, शाहिद कपूर। पिक्चर का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, कौन सा? हाँ, बदमाश कंपनी। बहुत बढ़िया बात, देख रहा है विनोद भाई, पिछली क्लास का सेक्शन याद नहीं होगा। सिर्फ मैंने 2 ही शब्द बोले, एक पिक्चर में शाहिद कपूर ने ऐसा किया था, भाई ने पिक्चर बता डाली। कितनी बार देखी है? हाँ, बदमाश कंपनी मेरे दिमाग से निकल गई थी। उसमें वो यही करता है, उसमें पहले वो सामान गिरवी रखता है बैंक को,
होश में सुनना ध्यान से, किसको गिरवी रखता है? और बैंक से क्या ले लेता है? लोन। तो एक सामान गिरवी रखा, बैंक से लोन ले लिया। फिर बदमाश कंपनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो लोगों को टोपी पहना पहना के, मतलब चूना लगा लगा के, बेवकूफ बना बना के हेरा फेरी करता होता है वो। फिर शाहिद कपूर जब बैंक को गिरवी रखता है, बाबू शाहिद कपूर जब बैंक को गिरवी रखता है तो उस बैंक को ये कहता है कि मैं सामान गिरवी नहीं रखूंगा, सामान के पेपर गिरवी रखूंगा। तो क्या ये लीगल है? इलीगल है? वैलिड है। इसे बोलते हैं मॉर्टगेज। क्या बोलते हैं? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज में आप सामान को गिरवी नहीं रखते, आप सामान के पेपर गिरवी रख देते हैं। एक होता है प्लेज। प्लेज में आप सामान ही गिरवी रखते हैं, बात समझ रहे हो? मॉर्टगेज में क्या करते हैं? पेपर गिरवी। जैसे भाई मेरी गाड़ी है, मैंने अपनी गाड़ी के पेपर तुम्हें गिरवी रख दिए, इसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्टगेज। मैंने अपनी गाड़ी तुम्हें गिरवी रख दी और तुमसे लोन ले लिया, प्लेज। तो वो मॉर्टगेज करता है। क्या करता है? अब मॉर्टगेज में तो सामान मेरे पास है, लेकिन सामान के पेपर किसके पास है? बैंक के पास है। अब उसी सामान को शाहिद कपूर तुम्हें सेल कर देता है, और जब तुम्हें सेल करता है तो इस बात को छुपा लेता है कि मैंने ये सामान बैंक को क्या कर रखा है कि नहीं बात भाई? आ गया, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है एग्जाम में, है कि नहीं बात? बतिया रहे हैं हम भी ऐसी करेंगे। सही स्कीम बताइए सर ने। सुन नहीं रहे बात भाई, क्या बातें कर रहे हैं? देख, ये होता है डेडिकेशन। पड़ोसी क्या बोल रहा है पता ही नहीं लग रहा। दीवारों के भी कान होते हैं, पर हमने तो सीधा। बहुत बढ़िया बात भाई, यही सफल विद्यार्थी की पहचान है। सुनो अब इधर सुन लो। ओ भाई, अब ये बता दो कि ये धोखाधड़ी किसके साथ करी शाहिद कपूर ने? तुम्हारे साथ करी। तो तुम्हारा भी तो कोई राइट होना चाहिए। जब तुम्हें पता लगा कि ये सामान मैंने खरीद लिया, खरीदने के बाद पैसे किसको दे दिए? पैसे किसको दे दिए बाबू? शाहिद कपूर को पैसा भी दे दिया। शाहिद कपूर को पैसा देने के बाद बैंक की तरफ से ये बात पुलिस आ गई कि भाई एक सामान तुम्हारे पास गिरवी रखा हुआ था, हमारे पास गिरवी रखा हुआ था, वो सामान तुम्हें नहीं देना चाहिए था, तुम्हें बेच दिया। अब ये बताओ शाहिद कपूर को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसमें मिलती भी है सजा, तुम बताओ क्या मिलनी चाहिए? तो जज ने बोला, जज ने इसे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना, पता नहीं क्यों। कई बार ना हमारी सोच से जज की सोच क्या होती है, मैच नहीं करती। तो मेरी नजर में बड़ा अपराध है, लेकिन जज की नजरों में बड़ा अपराध नहीं। जज की नजरों में बोला कंडीशन नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे? अब वारंटी में क्या होगा? शाहिद कपूर या तो ये तुम्हें सामान बेचकर, तुम्हें जो सामान उसने दे दिया उसके बैंक का लोन कौन चुकाएगा? शाहिद कपूर चुकाए, या फिर तुम्हें उतना पैसा दे दे कि तुम बैंक का लोन चुका सको, है कि नहीं बात? तो जज ने ये बोला कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर बैंक तुम्हें कह रहा है कि हमें नहीं पता भाई शाहिद कपूर क्या कर रहा है, तूने सामान खरीद लिया, तू लोन चुकाएगा, तो बैंक ने बोला कंडीशन एज टू वारंटी, तुम क्या ले सकते हो शाहिद कपूर से? यू कैन डिमांड, बोलो, यू कैन डिमांड डैमेजेस फ्रॉम। शाहिद से बोले को डैमेजेस दे दे, एक तो उतना पैसा दे जितना हम तेरा लोन चुकाएंगे, है ना? सामान था 10 लाख रुपए का, बैंक का लोन रहता 3 लाख रुपए का, तो 3 लाख रुपए तो शाहिद कपूर से मांगोगे ना। एक तो तू 3 लाख रुपए दे ताकि हम क्या कर सके, बैंक का लोन। और जो गुडविल खराब हुई है, इंसल्ट जो हुई है, पड़ोसी सोच रहे हैं पता नहीं है इनके घर में पुलिस आती रहती है हर बार, है कि नहीं बात? उसका हर्जाना कौन भरेगा? तू भरेगा। तो हम क्या मिलेंगे? डैमेजेस। प्रोडक्ट कैंसिल नहीं होगा। तुम शाहिद कपूर से नहीं बोल सकते ले सामान वापस ले और मेरा पैसा वापस दो, नहीं नहीं, जज ने बोला ना ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना, तू क्या कर ले? डैमेजेस। तो एक ऐसी बात जो मेरे को लगा कि ये कंडीशन एज टू, मतलब इंप्लाइड कंडीशन होनी चाहिए, पर जज ने इसे क्या माना है? अब क्या करें भाई, जो जज कहेगा एग्जाम में वही लिखना पड़ेगा। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है शाहिद कपूर वाली तो क्या मानेंगे? वारंटी मानेंगे, ठीक है? पोजेशन अनडिस्टर्ब कर दी तो क्या मानेंगे? वारंटी मानेंगे। अच्छा ये बताओ, कभी ऑल आउट पी है? क्यों नहीं पी भाई? कभी मम्मी ने पिलाई नहीं? अरे ऑल आउट वो मच्छर मारने वाली दवा नहीं पी कभी? कहीं मम्मी ने पिलाई नहीं? मच्छर बहुत हो रहे हैं, मुंह खोल, सीधा दवा, सीधा ऑल आउट मुंह में डाल दी, है ना? अरे दीदी बात नहीं करो, तुझे खिलाऊंगी मैं, सुन ले मेरी बात। बताओ पिए नहीं पिए? अगर नहीं पिए और घर वालों ने नहीं पिलाई तो क्यों नहीं पिलाई? ऐसी एक मोर्टीन की कॉइल आती है, हरी वाली लाल वाली,
हाँ जलेबी जैसी। तो मम्मी ने कभी लाल वाली जलेबी में डुबो के नहीं खिलाई, बेटा मीठी है पी जा, मच्छर खाएंगे तो तुझे चिंता मत कर, तू मच्छर को काट लियो। अब बोलो क्यों नहीं मिलाई? वो तो बच्चे कह रहे सर अरे मरने के नहीं भाई, ऑल आउट से मच्छर नहीं मरने, वही नशा करके वहीं झूलते रहते हैं, है कि नहीं बात? तो तुम कहां से मर जाओगे? तो मम्मी ने ऑल आउट, अच्छा बताओ ऑल आउट या कछुआ छाप या मोर्टीन कॉइल मम्मी ने क्यों नहीं खिलाई? तो बता दो, बोलो। हाँ वो है ये, उसको लॉ ने लिख रखा है इसलिए लिखते हैं। लेकिन मजेदार बात देखो, अगर किसी भी खतरनाक चीज पर ये नहीं लिखा कि नॉट फॉर कंजम्पशन, है ना, और घर वालों ने सोचा कि भाई मच्छर भगाने की दवा है, तो मच्छर भगाने क्यों है, मच्छर बुला के उन्हीं को ना मरवा दें, तो तुम्हें ही पिला दी जहर, जहर को मारता है, तो तुम्हारे खून में घोल दी अगर दवाई, है ना, रोज मम्मी 2 बूंद तड़के की तरह उसमें लगा रही है दाल में, ठीक है, तुम्हारे मुंह में 1 ड्रॉपर रोज रोज क्या पिलाया जा रहा तुम्हें? ऑल आउट। तो मजेदार बात यह है कि अगर कोई बालक बीमार भी हो गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ क्या मिलेंगे? तो जज ने बोला अगर आपने डेंजर नेचर को डिस्क्लोज नहीं किया है कि इस प्रोडक्ट के साथ ये डेंजर है, दवाइयों ज्यादातर दवाइयों के साथ ऐसा होता है ना, राइट, डेंजर नेचर, ठीक है। तो जो भी चीज डेंजर नेचर की है तो दवाइयों के साथ ऐसा होता है, या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है, जैसे भाई क्या कहते हैं वो ब्लैक कलर का और रेड कलर का हिट आता है, लाल हिट काला हिट, तो वो डीओ की तरह इस्तेमाल नहीं किया, स्मेल तो अच्छी आ रही है इसकी, जुर्र जुर्र जुर्र, नहा के नहीं गए तुम? क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि उसमें, और अगर नहीं लिखा तो क्या मिलेंगे? बताओ यार क्या मिलेगा? सिर्फ डैमेजेस मिलेंगे, चाहे बच्चा बीमार हो जाए, है ना, तो भी सिर्फ क्या मिलेंगे? डैमेजेस। और आखिरी बात, अच्छा बताओ प्रीस्ट वर्सेस लेस में, प्रीस्ट वर्सेस लेस वाले केस में क्या था? याद आ गया? प्रीस्ट वर्सेस लेस में अंकल जी केस जीते थे, दुकानदार केस हारा था। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है बोलो ना? हाँ, जब दुकानदार, ठीक है, बायर ने अपना पर्पस क्या किया हो कि भाई मुझे ये, और सेलर की एडवाइस थी, सेलर की स्किल और जजमेंट से ही खरीदा हो। आपने सेलर से बोलो कि भाई जो तू कहेगा ना प्रोडक्ट, मैं वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हूं। अगर ये 3 बातें पूरी हैं तो हम ये मानते हैं क्वालिटी की भी कंडीशन मानी, क्वालिटी भी कंडीशन बनती है। लेकिन अब ये बताओ, मान लो तुमने दुकानदार से बोला भैया कौन सी बोतल है, दुकानदार कह रहा है भैया मेरे से मत पूछो, जो आपको ठीक लगे वो ले लो, दोनों ही बढ़िया हैं। तुमने बोला यार बड़ा अजीब दुकानदार है, तुमने उसकी स्किल पे डिपेंड नहीं हुए, तुमने कहा ठीक है तू उसमें डील करता है, तुमने बता दिया गर्म पानी की बोतल चाहिए, लेकिन तुमने अपनी स्किल से बोतल खरीदी है, और घर जाके जब भाग्यवान पानी भर दिया, जब भाग्यवान ने पानी भर दिया तो बोतल फट गई, फिर है ना, कांच वाँच लग गए चेहरे पे, नस वस काट ली फिर उन्होंने तुम्हारी, है ना, राइट, अपनी तो नहीं। तो ये बताओ, अब दुकानदार कह रहा है मैंने पहले बोला था तुम्हारी मर्जी है, अब तो मैं कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी में कवर ही नहीं हो सकता, उनके एक्सेप्शन में भी नहीं हूं अब तो मैं। दुकानदार बहुत कुछ कह रहा है, मैं प्रीस्ट वर्सेस लेस से सीख चुका हूं, है ना। पहला लॉ कंडीशन एज टू क्वालिटी नहीं होता, दूसरा लॉ कंडीशन एज टू क्वालिटी होता है अगर ये 3 बातें पूरी हो, और अगर 3 बातों में से एक बातें पूरी नहीं होगी तो कंडीशन एज टू क्वालिटी नहीं होगी। अब कंडीशन एज टू क्वालिटी नहीं है तो भाई अब क्या करोगे? अब क्या जान लोगे मेरी? अब तो मैं कानून के हिसाब से करा काम सारा, अब क्या होगा? तो यार बोतल अगर टूट गई फूट गई तो कम से कम उसकी रिपेयर मेंटेनेंस तो करोगे यार। चलो बोतल के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत करो, पर कुछ तो डैमेजेस मिलने चाहिए, अगले को चोट भी लग गई। तो जज की मजबूरी थी वारंटी एज टू क्वालिटी बनाने की। वहां क्या पड़ा था? नहीं, वहां 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 क्या पड़ा था? वहां पड़ा था कंडीशन एज टू, सेक्शन कौन सा था? 16(1). 16(1) था कंडीशन एज टू क्वालिटी प्रीस्ट वर्सेस लेस, दांतों वाले डॉक्टर, प्रीस्ट वर्सेस लेस और दांतों वाले डॉक्टर, डॉक्टर ब्रेटव, है ना, याद आ गई बात? बुकाटी कार, प्रीस्ट वर्सेस लेस, कंडीशन एज टू क्वालिटी। इसमें तीनों बातें क्या होती हैं? तीनों बातें पूरी होती हैं,
ठीक है, लेकिन यहां पे अगर दो बातें पूरी तो फिर इसमें ग्राहक की गलती थोड़ी है। तो जज ने बोला 16 1 से क्या बना देंगे, तो रीड विद 16 1। तो उन्होंने बोला 16 1 को 16 3 के साथ रीड करते हैं। 16 3 क्या बोलता है, वारंटी। 16 1 क्या बोलता है, कंडीशन। अब क्या बोला, देयर इज ए इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस, है ना, पर्पस ऑफ द अनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ। अब आते हैं यूसेज ऑफ ट्रेड क्या होता है सर, यूसेज ऑफ ट्रेड का मतलब था जो जर्नली दुकानदार एक दूसरे से, ग्राहक से डेली बोलचाल में बेचता है। डेली बोलचाल में क्या करता है, बेचता है, तो वो क्या होता है, यूसेज ऑफ ट्रेड। जो तुम घर के आसपास से सामान लाते हो, है ना। अब मान लो तुम्हारे गली के आसपास कोई क्या कहते हैं कपड़े की दुकान है ना। मम्मी गई, मम्मी वहां से साड़ी जनरली ले लेती है, चलो साड़ी सूट वगैरह मम्मी ने ले लिया, तो मम्मी गई, मम्मी ने वहां से साड़ी ले ली, है ना। अब मम्मी ने, दुकानदार कह रहा है कि दीदी कोई बात नहीं, साड़ी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत हो तो आके बात कर लेना। अब साड़ी जब मम्मी ने घर जाके देखी तो वो कटी हुई थी, है ना। तो जर्नली क्या होता है, चेंज कर देते ना, इसे बोलते हैं यूसेज ऑफ ट्रेड। इसमें तुम लॉ की तरफ, इसमें तुम लॉ का सहारा लेके एक दूसरे के बातचीत से मसला सुलझा लेते हो, ठीक है, राइट। अब मान लो तुम्हारे घर के आसपास की दुकान है, नॉर्मली वहां से तुम टी शर्ट खरीद लेते हो, ठीक है। तुमने टी शर्ट खरीदी, ठीक है, मान लो मीडियम या 40 नंबर टी शर्ट खरीदी। अब तुम जब घर पे जाके तुमने उसको ट्राई किया तो 40 नंबर की टी शर्ट है, जनरली तुम्हें फिट आती है, लेकिन वो तुम्हें टाइट आ रही है, तो वो क्या करेगा, है ना। तुम कह रहे हो भैया ठीक है पैसे मत दे दो, पर एक बड़ा साइज तो दे दे, है ना। तू अपने यहाँ के साइज का 42 नंबर दे दे मुझे। उसे बोलते हैं क्या, यूसेज ऑफ ट्रेड। कि जर्नली ट्रेड में, जनरली लेन देन में, व्यापार में, है ना, कोर्ट जाने की बजाय व्यापारी और ग्राहक क्या करते हैं, आपस में जो मसले सुलझा लेते हैं, है ना, लड़ाई झगड़े ना करने के बजाय प्यार मोहब्बत से जो मसले सुलझा लेते हैं, उनको बोला जाता है यूसेज ऑफ ट्रेड। और यूसेज ऑफ ट्रेड में वारंटी ये है कि जर्नली इन केसेस में जब आप इस तरीके में से कोई भी एक काम छोड़ देते हो तो दुकानदार ये कह देता है कि ठीक है भैया चलो मैंने मान ली गलती मेरी है, अब कोर्ट तक जाने की जरूरत क्या है, मुझसे क्या ले लो, डैमेजेस ले लो। क्या ले लो मुझसे, बात समझ में आ गई। तो कितनी इंप्लाइड कंडीशन बनी, इंप्लाइड कंडीशन 6, इंप्लाइड कंडीशन 6, इंप्लाइड वारंटी 4, इंप्लाइड कंडीशन 6, इंप्लाइड वारंटी 4। अब पढ़ के देखते हैं, इन्हीं के ये सारे केस है। अगर केस के नाम याद ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केस के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, मैंने तुम्हें इसी का एग्जांपल दिया, यहां किसका एग्जांपल है, पढ़ना जरा इसे। एग्जाम में ये केस स्टडी आ गई तुम्हारे एग्जाम में, क्या लिख के आओगे, बोलो। इस वाले केस में एग्जाम में सेम डिट्टो यही केस स्टडी आ गई, रेडियो की जगह टीवी, फ्रिज या एसी लिखा मिल गया। मान लो एग्जाम में रेडियो लिखा मिल गया, मैं लिखूंगा क्या एग्जाम में, देखते हैं तुमने कितनी गहराई से पढ़ा है। लो हाँ, ये तो साफ साफ लिखा ही है, क्योंकि कंडीशन एज टू वारंटी लिख रहा हूं, तो तुम तो कह रहे हो डैमेजेस मिलेगा। बोलो भाई, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, बोलो। वारंटी मिलेगी, अरे तो वारंटी का तो केस ही पढ़ा रहा हूं भाई, वारंटी तो मिलेगी। तो इसमें तुमने दिमाग क्या लगाया, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया। दिमाग, सॉरी दिमाग बोल दिया, क्या घुटने चलाए तुमने, आई एम सॉरी, तुम्हारी बेइज्जती करता हूं मैं, है ना। दिमाग बोल के क्या घुटने दौड़ाए, चलो 12-2 लिखोगे ये बात तो मैं समझ गया, या 12-3 लिखोगे ये बात मैं समझ गया। अब तुम कह रहे हो कि भाई क्योंकि हम सर वारंटी पढ़ रहे हैं, आपने वारंटी के क्वेश्चन या वारंटी के प्रोविजन में केस लॉ लिया है, इसीलिए इसमें जो एग्जाम में लिख के आना है वो लिख के आना है ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो हमें डैमेजेस मिलेंगे। बोलो, सबका आंसर यही है, गलत जवाब। इसका मतलब कोई बालक घर जाके नहीं पढ़ रहा भाई, सब मजे ले रहे हैं। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, एक्स ने जो वाई को, एक्स ने जो वाई को रेडियो बेचा है वो चोरी का है,
फिर चोरी का है तो भूल गए? एक्स ने जो वाई को सामान बेचा, यहां भी तो चोरी का था, यहां भी तो चोरी का था। यहां भी वाई को नहीं पता था, वहां रेडियो भी वाई को नहीं पता। तो एक ही दिन में भूल गए? पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट एक ही दिन में भूल गए? एक्स ने एक सामान वाई को बेचा और वो सामान चोरी का था। कुछ दिनों के बाद उसका ट्रू ओनर आ गया पुलिस लेके। तुमने वो सामान किसको दे दिया? पुलिस को दे दिया। तो जिसने जो सामान चोरी का बेचा था, क्या हमने उसको चोर माना था? नहीं। तो क्या लगा था? कंडीशन एज टू टाइटल। तो यहां तुम कंडीशन एज टू टाइटल क्यों नहीं बोल रहे? एक्स ने एक सामान चोरी का बेचा, बाद में उसके घर में पुलिस आ गई, है ना, राइट, और उसने वो सामान ट्रू ओनर को लौटा दिया। सेम केस है। वहां कार है या रेडियो है? वहां कार है या? तो आंसर क्यों नहीं दे? इसलिए तो बच्चा पास नहीं होता एग्जाम में। क्योंकि जब तुम, है ना भाई, गजनी 15 मिनट में भूलता था, तुम 15 घंटे में भूल रहे हो। इतना ही फर्क है तुम में और गजनी में, है ना, इतना ही फर्क है। वो बेचारा 15 मिनट में भूलता था, पर वो मेहनत बहुत करता था। वो हर 15 मिनट बाद क्या करता था? फोटो निकाल निकाल के देखता रहता था, है ना। तुम 15 घंटे में भूल रहे हो, लेकिन 15 घंटे के बाद तुम किताब खोल के रिवाइज नहीं कर रहे। तो हिसाब और मेरा गजनी में सेम ही है, पर मैं गजनी जैसी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। गजनी हर 15 मिनट बाद क्या करता था? रिकॉल करता रहता था, भाई ये मैं ये हूं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे घर वाले हैं, है ना। तुम ये कर नहीं रहे। तुम 15 घंटे के बाद किताब ही नहीं उठा रहे कि मैं ये हूं, मैं सीए फाउंडेशन के पेपर दे रहा हूं, मेरे घर वाले आस लगाए बैठे हैं, बच्चा पास होगा एक दिन, है कि नहीं बात। 2 महीने रह गए हैं, 2 महीने भी रह गए पूरे पूरे, मोटा मोटी, है ना, ठीक है। 4 सब्जेक्ट है, इतना इतना कोर्स है। 15 घंटे बाद कौन रिवाइज कर रहा है? 15 अटेम्प्ट नहीं मिलते, 5-6 अटेम्प्ट मिलते हैं। तो तुम्हारी हालत देख के मुझे कहानी याद आ गई, सत्संग की बात करनी पड़ती है ना। एक बहुत नेचुरल चीज है, पता क्या? कबूतर को कौन खा जाता है? बिल्ली खा जाती है ना, ठीक है। तो कबूतर को जब बिल्ली खाती है, तो जब कबूतर, नहीं कोई भी, तुम ही खा सकते हो भाई, मैं तो नहीं खा सकता, कह रहा कोई भी खा लेता है, ठीक है। तो कबूतर को जब बिल्ली खाती है, तो कबूतर के सामने जब बिल्ली आती है ना, तो कबूतर उड़ता नहीं है ना लड़ता है। दूसरे जानवर लड़ते हैं, छटपटाते हैं, कबूतर पता क्या करता है? आंख बंद कर लेता है। ये बिल्कुल नेचुरली फिक्स है, मतलब नेचर ने ही कुछ ऐसा बनाया, ऊपर वाले नहीं। और वो आंख बंद करके, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये प्रवृत्ति उसके अंदर ये है कि वो आंख बंद करके ये सोचता है सामने बिल्ली नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। और इतने में बिल्ली क्या करती है? समझ गए ना, तुम हो वो कबूतर और आई से है वो बिल्ली है जो 2 महीने के घात लगाए बैठी है तुम्हारे ऊपर, है ना। क्योंकि आईसीआई को चाहिए अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट का पैसा, क्योंकि आईसीआई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ सैलरी वगैरह बढ़ती हैं, ब्रांचेस खुलती हैं, ब्रांचेस को फंडिंग दी जाती है ना। अब मेरे गाजियाबाद में सीए ब्रांच है, मैं सीए ब्रांच में पढ़ाता हूँ, तो मुझे जो फीस दे रहे हैं सीए वाले, किससे दे रहे हैं? तुम्हारे पैसे से दे रहे हैं जो तुम फॉर्म भर रहे हो। और वहाँ क्लासेस क्या चलती हैं? फ्री चलती हैं, है ना। हर ब्रांच के पास ये पावर है, क्लास क्या चलानी है? फ्री चलानी है, कि बच्चे से फीस नहीं लेनी। लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो कबूतरों से लिए जाते हैं, जिनको लगता है कि आंख बंद करो और पास हो जाएंगे, सामने कोई नहीं है, डिग्रियां, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है डिग्री की, है कि नहीं बात। तो तुम्हारी हालत देख के मुझे उस कबूतर की कहानी याद आती है, जिसे लगता है कि आंख बंद करके रखो, बस पास तो हो, पास तो हो ही जाना, आंख बंद करके रखो। तो जिन बच्चों को ये आज ये याद ही नहीं आया कि चोरी का सामान है ना, और चोरी का सामान एक्स वाई को बेच रहा है, और जो मैंने परसों पढ़ाया और तुम सबने बोला वारंटी है, वारंटी तो 4th क्लास 5वीं 6ठी क्लास के बालक को पढ़ा दूंगा, वो भी बता देगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है, क्योंकि टॉपिक वो चल रहा है, सामने लिखा टॉपिक वही है, तो टॉपिक टू टॉपिक तो बच्चा भी पढ़ा देगा, देख लेके बता देगा। तो तुमने क्या पढ़ा? है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा, है कि नहीं बात। तो भाई ये 12th का पेपर नहीं है जिसमें क्या होता है 100% बच्चे पास हैं, ठीक है। यहां रिवर्स हो जाता है, वहां 10% बच्चे लुढ़कते हैं
जो बिल्कुल ही नालायक होते हैं और 90% पास हो जाते हैं, वहाँ टेंशन नहीं होती पास होऊंगा नहीं होगा, वहाँ टेंशन क्या होती है, परसेंटेज आएगी नहीं आएगी। यहाँ उल्टा है, यहाँ 10, 12, 15% बच्चे क्या होते हैं, पास होते हैं, और 90 और 80% बच्चे क्या होते हैं, फेल। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछी जाती, यहाँ सिर्फ ये पूछा जाता बता पास हुआ कि नहीं हुआ। परसेंटेज छोड़ दे, तू यही बता दे पास हुआ कि नहीं हुआ। तो तुम धीरे धीरे 20% से 80% की तरफ क्यों जा रहे हो भाई, जबकि तुम्हें पता है कोर्स बढ़ता जा रहा है ना, अकाउंट्स, मैथ्स, इको, लॉ, इसमें तुम्हें पता है याद करना है ना। और तुम्हें अगर 15 घंटे पहले की चीज याद नहीं आ रही, तो जब एग्जाम में सिर्फ 15 घंटे मिलेंगे रिवीजन के और पूरे 350 पेज याद करने हैं, साथ में एक्स्ट्रा शीट जो मैं तुम्हें दे देता हूं, PYQs, MTP, RTP, फिर वो कैसे करोगे। अभी तो 350 पेज है, इसमें तो तुम्हें पिछली क्लास का याद नहीं आ रहा है ना। बस मुझे लगता है इसी चीज के लिए कोचिंग की जरूरत होती है, समझ गए ना, कि एक जो अच्छा टीचर होगा ना वो तुम्हें आईना दिखाएगा, शक्ल, तुम्हारी शक्ल, तुम्हें अपनी शक्ल देखनी चाहिए शीशे के सामने, है ना, कि मैं कितने पानी में हूँ। क्या मुझे कोई सेल्स और गुड के क्वेश्चन दे दे जो मैंने पढ़ लिया, तो क्या मैं उसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकता हूँ, नहीं ला सकता। पूरे छोड़ो, उसमें 70% ला सकता हूँ, ला सकता। कि मैंने तुम्हारा 10 नंबर का टेस्ट ले लिया तो क्या 7 नंबर ला पा रहे, नहीं ला पा रहे। जो मैंने पढ़ लिया, सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े अभी, दूसरा तो चल ही रहा है, कंडीशन ऑफ वारंटी, ठीक है। तो ये जून तो मैं छोड़ देता हूं भाई, जुम्मा कितने दिन बचे हैं, 60। तो 60 दिन में तो ये होता है 31, 30 में से भाई 31वां दिन कट गया, 30वां दिन चालू है, 29वां दिन चालू है, 28वां दिन चालू है। तो भाई जब मैं पढ़ता तो मैं रिवर्स ऐसे एक चार्ट बनाता था, चार्ट, है ना, समझ में आई बात। अब जब मैंने ये चार्ट बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर कहां तक पहुंच गया, 31। तो ये बना लेना भाई, ठीक है। अब इसको मैंने इस 1 महीने को मैंने डिवाइड किया, मान लो पहले लॉ के पेपर को, है ना, लॉ के पेपर को डिवाइड किया, मैंने यहां लिखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, टॉपिक लिख दिए, ये रिवाइज करना है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, चैप्टर नंबर 4, ये ऐसे मैंने लिख दिया, बांट दिया। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने इन 3 दिन में ये रिवाइज नहीं किया, समझ रहे हो भाई, तो ये 3 दिन क्या हो गए मेरे, वेस्ट हो गए। अब इन चैप्टर्स को रिवीजन में आगे कर पाऊंगा उन चैप्टर के साथ जिसका बोझ मेरे ऊपर ऑलरेडी है, और यहां पर अभी लॉ है, फिर यहां मैथ्स के भी चैप्टर होंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी, ये तुमने डाल दिया, फिर यहां इको के भी होंगे, है ना, इको के भी तो होंगे, मार्केट वाला चैप्टर, ठीक है, डिमांड सप्लाई वाला चैप्टर, या कोई भी नेशनल इनकम वाला चैप्टर, और भाई फिर यहाँ अकाउंट्स के भी होंगे नहीं होंगे, डिवेंचर वाला चैप्टर, है ना, या जो भी तुम्हें पता है ये चैप्टर मुझे रिवाइज करने हैं। इन 3 दिन में अगर तुमने टॉपिक लिखे हैं और 3 दिन में तुम्हारा कोई टॉपिक छूट गया, तो तुम्हारे टॉपिक छूटने से क्या, 15 तारीख को जो एग्जाम है तुम्हारा, डेट शीट तो आ गई ना, 15 तारीख को जो एग्जाम है तुम्हारा, 16 तारीख को जो एग्जाम है तुम्हारा, क्या वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये तो अटल है ना, पर हम इसको ही फ्लेक्सिबल, इसको अटल नहीं बनाते, इसको फ्लेक्सिबल बना रहे हैं। तो ये बताओ, ये फिर मैं कैसे रिवाइज करूंगा, क्योंकि दिन तो उतनी बची है मेरे पास, तो फिर कैसे रिवाइज करूंगा। तो ये प्लानर भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास भाई, ये प्लानर भी तो होना चाहिए कि ये मेरे पास सर ये प्लानर है, इस प्लानर में मुझे ये करना, तो ये प्लानर कैसे रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो ये प्लान तुम्हें बनाना पड़ेगा 1 महीने का, 1 महीने जुलाई का और अगस्त का। पूरे महीने का ना बनाओ तो 15-15 दिन का बनाओ। चलो जुलाई के 15 दिन का बनाते हैं, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, है ना, पूरा कॉन्टेंट भी रिवाइज कर देना है, पूरा सेल्स एक्ट भी रिवाइज कर देना है। इसके बाद अगर कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो वो भी रिवाइज कर देना है, क्योंकि 15 जुलाई तक तो वो हो ही जाने। तो क्या वो रिवाइज हो गया, बाकी 3 सब्जेक्ट भी तो रिवाइज करने हैं, फिर कोचिंग भी आना है और घर में भी पढ़ना है, टेस्ट वगैरह की भी तैयारी करनी है। तो सोने का टाइम तो है नहीं भाई, तो मुझे लगता है सोने का टाइम तो है ही नहीं। मैं 6 घंटे सो जाऊं बहुत बहुत बड़ी बात है, मेरे पास 6 घंटे भी नहीं है सोने के लिए।
क्योंकि 6 घंटे तो कोचिंग के हो गए, बचे 18, है ना। 18 में से तुम 6 घंटे सो गए, बचे कितने? 12। तो 12 घंटे में ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट के टॉपिक खत्म करने हैं। तो मुझे तो लगता है 12 घंटे भी कम है। हमें तो ऊपर वाले से लड़ना पड़ेगा कि भाई 24 घंटे क्यों बनाए, 26 तो बनाते, कम से कम 2 घंटे तो एक्स्ट्रा मिलते हैं। लेकिन ना ऊपर वाले ना 24 घंटे के एक्स्ट्रा कर सकता, ना ICI डेट 16 की जगह 17 करेगा। 16 है तो 16 ही है। तो ये डेट्स कैसे चेंज हो जाएंगी मेरी? तो ये प्लानर तुम्हारे पास होना चाहिए 1 से लेके 15 तारीख तक का, कि भाई 1 से 15 तक मैं ये पढ़ाई कर दूंगा, खत्म रिवीजन, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट रिवीजन होगा, है ना। और सितंबर के जो 15 महीने होंगे, है ना, उसमें क्या होगा, और आखिरी में जो 1 दिन होगा उसमें क्या होगा। तो 3 चरण में है ना। एक तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं जुलाई के 15 दिन क्या करूंगा, मैं सितंबर के 15 दिन क्या करूंगा, और मैं 1 दिन में क्या करूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, वो 1 दिन। यानी जब मैं कोई भी पढ़ देता हूं तो मेरे दिमाग में एक चीज रहती है, क्या, कि जो मेरे पास वो 24 या 30 घंटे हैं उसमें मैं क्या करूंगा। तो एक्चुअली में तैयारी रिवर्स है। तैयारी जुलाई से लेके सितंबर की नहीं है, तैयारी सितंबर से लेके जुलाई की है। उस 1 दिन में मैं क्या 350 पेज पढ़ पाऊंगा, है ना। पढ़ पाऊंगा तभी तो पास होऊंगा। तो अगर उन 1 दिन में मैं 350 पेज पढ़ सकता हूं, लॉ के याद कर सकता हूं, तो मुझे उसके लिए अभी क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट है। वो 350 पेज जब 35 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे तब मैं पढ़ लूंगा। समझ में ना बात। तो मान लो 60 दिन है, अगर डेली मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, डेली एक की बात कर रहा हूं, अगर 60 दिन है 30 + 30, तो यहां अगर मैं डेली ईमानदारी से एक लॉ का क्वेश्चन लिखता हूं तो 30 क्वेश्चन हुए। यहां डेली ईमानदारी से अगर 30 क्वेश्चन लिखता हूं तो यहां 30 हुए। अगर डेली ईमानदारी से कर रहा हूं तो टोटल कितने, 60 क्वेश्चन मुझे लिखकर देख लेने होंगे, तब मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा। जिसमें से मुझे पता होना चाहिए 25 क्वेश्चन मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिखने हैं। यानी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैंने तुम्हें 11 चैप्टर पढ़ाए हैं तो 11 × 2 22 क्वेश्चन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिखने होंगे, हर चैप्टर के कम से कम 2, है ना। 8 क्वेश्चन मुझे किसके लिखने होंगे, सोगा के लिखने होंगे। ऐसे 10 क्वेश्चन मुझे किसके लिखने होंगे, कंपनीज के लिखने होंगे। तो ऐसे करके मैं 60 तक पहुंचूंगा। और फिर आखिरी के 15 दिन क्या होंगे, जो MTP RTP ICI देता है, या PYQ जो मैं तुम्हें देता हूं अलग से PDF, है ना, क्या मैं उनके रैंडम क्वेश्चन लिख पा रहा हूं बिना देखे, है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब जो मैंने तुम्हें कल क्वेश्चन दिया, ये तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा। बताओ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आया ही कब था, ये मैंने अपने दद्दू के खजाने में से निकाल के दिए तुम्हें, दद्दू के खजाने में से, है ना। तो मेरे दादा प्रोफेसर थे, दादाजी, उनके पास किताबें थी 1960 से लेकर, उनकी जॉब 1960 में लगी थी, 1928 में उनका जन्म हुआ था, अब तो नहीं है दुनिया में। तो 1960 से लेकर 1990 तक, 1990 में वो रिटायर हुए थे। तो 30 साल की किताबें थी। पुराने लोग किताबें संभाल के रखते थे, रद्दी में नहीं देते थे। तो उनके बीकॉम में पढ़ाते थे, बीकॉम में उनकी किताब भी आती थी, इकोनॉमिक्स के लेक्चरर थे वो। तो उनके पास जो लॉ की किताबें थी उनमें से चुराए मैंने, कि तुम्हें कहीं भी मिलेंगे ही नहीं भाई। 85 है कि नहीं बात, 88। तो अब यही रैंडम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, यही रैंडम क्वेश्चन जो तुमने पहले जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं हो, ICI के PYQ में भी ना हो, जो समझ रहे हो बात को भाई, ICI के PYQ में भी ना हो, ये रैंडम क्वेश्चन आ जाए, तो क्या मैं इसे लिख पा रहा हूं, क्या मेरा दिमाग इतना चल पा रहा है कि ये किस प्रोविजन से क्वेश्चन पूछ रहा है, चल पा रहा है। पहला स्टेप, प्रोविजन पहचान पा रहा हूं। दूसरा स्टेप, मुद्दा ये क्या वो सेक्शन और लिख पा रहा हूं। तीसरा, तो यानी कि तुम आज जो फेलियर हुए वो कहां फेलियर हुए, फिर आज का फेलियर क्या है, तुम्हें क्वेश्चन स्टेप 1 ही नहीं आ रहा। जब स्टेप 1 आएगा तो स्टेप 2 में जाऊंगा कि हाँ ये क्वेश्चन
14A से भी है। मैं स्टेप 1 ही नहीं पहचान पा रहा तो स्टेप 2 कैसे जाऊंगा, और स्टेप 2 पहचान लूंगा तो मुझे पता होना चाहिए 14A के प्रोविजन क्या है। क्या मुझे वो लीगल लैंग्वेज याद है जो 14A में लिखी है? तब मैं तीसरे स्टेप में जाऊंगा, तब आई से मुझे क्या देगा भाई? मार्क्स देगा। समझ ना बात? ठीक है, तो इसका मतलब जितनी देर तुम घर में लॉ पढ़ रहे हो उससे दुगना टाइम तुम्हें लगाने की जरूरत है। ये आज तुम्हें पता लग गया। अगर तुम घर में 2 घंटा ही लॉ पढ़ रहे हो तो 2 × 2 कर दो भाई। अब तुम्हें 4 घंटे की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम पिछली क्लास का नहीं पहचान पा रहे तो 1 महीने पहले का क्या पहचानोगे, है ना? तो स्टेप 1 ही फेल कर दिया मैंने आज। तो स्टेप 2 में मुझे याद आएंगी बातें और स्टेप 3 में मैं लिखूंगा। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि जो क्वेश्चन कंडीशन एज टू वारंटी का है वही क्वेश्चन, सॉरी, जो इंप्लाइड वारंटी का क्वेश्चन है वही इंप्लाइड, यानी यहां पे आंसर 1 नहीं, यहां पे आंसर 2 देने हैं। यानी अब मुझे क्या लिखना है? अगर तुम्हें 12(2) और 12(3) नहीं लिखना तो मत लिखो, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले यहां मुझे लिखना पड़ेगा 14A लिखना पड़ेगा, और फिर यहां मुझे लिखना पड़ेगा इंप्लाइड, फिर यहां लिखना पड़ेगा प्लस इंप्लाइड वारंटी। 14A क्यों? क्योंकि बेचने वाला कौन है? बेचने वाला कौन है? चोर है। तो कंडीशन एज टू टाइटल हो गया। दूसरा, अब मैंने उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर दिया, है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? ब्रीच ऑफ वारंटी। मेरी पोजीशन भी तो छीन ली उसने। जो चीज मैंने ली उस पर रिपेयर करके अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी, मेरी पोजीशन भी छीन ली, तो क्या मिलेगा? डैमेज। ये 100 रुपए भी रिकवर करूंगा। तो एक तीर से 2 शिकार। क्वेश्चन एक है, इसी क्वेश्चन को कंडीशन एज टू इंप्लाइड कंडीशन बोला गया। टाइटल, कि वहां कार थी, यहां क्या है? रेडियो है। और ये क्या बना? इंप्लाइड वारंटी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आगे भी करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक तीर से 2 या 3 शिकार भी हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन एक होगा, प्रोविजन 3 होंगे। तो ये क्वेश्चन एक है, प्रोविजन कितने हैं? इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल से भी आंसर देना है, वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन से भी आंसर देना है। समझ में ना बात? तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस यही क्वेश्चन टफ होते हैं, है ना? 100 में से 80 नंबर का पेपर वो होता है जो हर बच्चा कर सकता है जिसने ढंग से पढ़ लिया होगा। आईसीआई कहता है ऐसा। आईसीआई कहता है 40 नंबर का पेपर ऐसा होता है जो बच्चा एक बार रीडिंग लेके भी गया होगा ना, उसे भी पता लग जाएगा यार ये तो आसान पेपर है, ये क्वेश्चन तो आसान है, तो कर सकते हैं। लिखने की प्रॉब्लम है बस। 80 नंबर का होता है जो एवरेज पेपर होता है कि हाँ यार इसमें बच्चे को थोड़ी मेहनत। 20 नंबर का वो होता है जो बिल्कुल सुपर मेहनत वाले बच्चे होते हैं कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसे एक तीर से 2-3 प्रोविजन पूछ लेगा वो, कि बच्चा पहचान पा रहा है नहीं पहचान पा रहा है, इस क्वेश्चन से कहां कहां बातें बताई गई हैं। बोलो, समझ आ गई बात? तो भाई इसलिए जो पढ़ लिया उसके साथ दूसरा प्रोविजन अगर लिंक होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए वो कहां हो रहा है। तो ये पता लग गई बात। अगला बताओ। अगला, हाइपोथिकेशन का मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। तो हाइपोथिकेशन बोल दे, है ना? एनकम्ब्रेंस तो बोलेगा नहीं ना एग्जाम में। क्या बोलेगा? हाइपोथिकेशन बोलेगा या प्लेज बोलेगा? तभी तो पता लगेगा कि एनकम्ब्रेंस, क्योंकि एनकम्ब्रेंस तो तुम्हें आंसर में लिखना है। अब बताओ, जैसे एग्जाम में ये वर्ड लिखा मिला हाइपोथिकेटेड, और फिर गिरवी रखने के बाद जेड को बेच दिया, समझ ना बात? तो ये शाहिद कपूर वाला केस होगा। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेंगे वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। तो यहां आप, है ना, क्या ले लोगे? डैमेजेस ले लोगे। अगला क्या मिलेगा? अगला मिलेगा उसमें कैसे वर्ड लिखे होंगे? डिसइंफेक्टेड पाउडर विच वाज रिक्वायर्ड टू ओपन विद स्पेशल केयर। लेकिन ये स्पेशल केयर क्या की गई है? बताई नहीं गई कि इसको बहुत ध्यान से खोलने की जरूरत है कि नहीं बात? भाई जैसे कोक के बॉटल पे लिखा होता है डू नॉट शेक, और दवाई पे लिखा होता है शेक वेल। थोड़ी कि कोक भैया हिला डाला फिर भैया खोल दे तो फुहारा निकल जाएगा भाई, है कि नहीं बात? तो इसमें लिखा है कि स्पेशल केयर से खोलनी चाहिए थी, पर स्पेशल केयर से ना खोलने की वजह से क्या हुआ? आंखें चली गई। अब आंखें चली गई तो क्या होगा? वारंटी। दिल पे मत ले लेना कंडीशन ब्रीच हुई है, नहीं, क्या लेना है?
और यूसेज और ट्रेड। 16(3) तुमने अपनी गली के आसपास की दुकान से वो गारमेंट खरीदा जो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, रीजनेबली फिट। अगर वो लूज आ रहा है, टाइट आ रहा है, तो क्या होगा, एक्सचेंज कर देगा वो, है ना। क्या करेगा, एक्सचेंज करके देगा। वारंटी आप में ये होता है कि रिप्लेस या मतलब एक्सचेंज वगैरह, या फिर आपको ठीक करके दे देगा। बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक तीर से दो शिकार हो सकते हैं। अगली बात, डायरेक्ट क्वेश्चन सितंबर 2024 डायरेक्ट क्वेश्चन सितंबर 2024 डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स, सीधा सीधा। अब इससे आसान, अब ऐसे कह रहा है भाई मैं इससे आसान पेपर क्या बनाऊंगा जब बच्चा खुद ही नहीं पढ़ रहा। पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। क्या बोलते हैं, जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो का मतलब क्या होता है, लेट द बायर, है ना। अब एक बात, एक अंग्रेजों के यहाँ एक मंडी थी जहां पे पिग बेचे जाते थे, ठीक है, क्या बेचे जाते थे, और उस मार्केट के टाइटल पे लिखा रहता था पिग वॉज सोल्ड एट ऑल फॉल्ट्स। सभी दिक्कतों के साथ क्या होगा, पिग को बेचा। एक ग्राहक गया, पिग खरीद लाया, बीमार हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, उसे खा गया होगा, है कि नहीं बात, स्वाइन फ्लू हो गया उसे। अब उसने दुकानदार के ऊपर केस कर दिया, तूने मुझे बीमार पिग बेच दिया, ठीक है। अब बताओ क्या अब उसके बीमारी के पैसे क्या दुकानदार को देने हैं, क्यों नहीं देने भाई, खराब बेचा उसने। क्या लिखा था वहां, अगर किसी भी जगह पर इस तरह की बातें लिखी है तो क्या लगेगा, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक जागो लगेगा। जागो ग्राहक जागो, दुकानदार ये बोल रहा है कि भैया मुझे नहीं पता, हम तो बीमारी बेचते हैं, तुझे देखना था। तो कह रहा है थर्मामीटर लेके आओ फिर मैं, बोलो। जज ने क्या बोला, हाँ थर्मामीटर लेके जा, है कि नहीं बात, राइट। जैसे अपने मुंह में डालते हैं ऐसे थर्मामीटर पिक के मुंह में डाल, टेम्परेचर, अरे तुझे तो बहुत बुखार है भाई, तुझे तो डोलो देनी पड़ेगी, पैरासीटामोल देनी पड़ेगी तुझे तो, उसके बाद दवा ववा देके उसको खा पी जाना है कि नहीं बात। लेकिन भाई अगर इस तरीके से सामान वहां बिकता है, अच्छा जैसे चोर बाजार है, नाम ही क्या है, तो इसमें जागो ग्राहक जागो ही तो लगेगा। सेलर को तो सेलर तो चोर ही है ना। तो जज ने किसके फेवर में केस दिया, दुकानदार के ग्राहक के, बोलो, दुकानदार के। और जज ने क्या बोला, कोई इंप्लाइड कंडीशन, कोई इंप्लाइड वारंटी से केस कैंसिल नहीं होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि जागो ग्राहक जागो लगता है। जागो ग्राहक जागो में इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, क्या लिखा है बाबू भाई, ये बम पटाके बना रखे हैं तो क्या लिख रखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ आउट द, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट। दुकानदार कभी ये थोड़ी बताएगा कि ये सामान पुराना है, हलवाई कभी ये नहीं बोलेगा मिठाई पुरानी है, हलवाई क्या बोलेगा, भाई आज की है, ताजी बनाई है, बिल्कुल अभी भी गर्म हो के आई है कि नहीं बात, चाहे वो कल की बनी हो। तो सेलर कभी ये नहीं बोलेगा कि ये सामान मेरा खराब है, पुराना है। तुम्हें चेक करना है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है, पुराना लग रहा है, तुम्हारी मर्जी है, क्या लगेगा, जागो ग्राहक जागो लगेगा। समझ में आ गई इतनी बात। इसे मंगल ग्रह की भाषा में क्या बोलते हैं, कैविएट एम्प्टर। क्या बोलते हैं बाबू, कैविएट एम्प्टर, ठीक है। अब मजेदार बात यह कि क्या कोई एक्सेप्शन हो सकता है। अच्छा एक्सेप्शन अगर बोल रहे हो तो बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। हाँ, सेलर हारेगा बायर हारेगा, सेलर हारेगा। तो अगर एक्सेप्शन है तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा, जागो सेलर जागो लगेगा, तो सेलर हारेगा। बात समझ में आ रही है। जागो ग्राहक जागो का मतलब क्या होता है, तो बायर हारेगा। बायर अगर केस करेगा तो बायर हारेगा। इस केस में वॉट वर्सेस हॉब्स में कौन हारा, है ना, बायर हारा। जागो ग्राहक जागो मतलब ग्राहक की जिम्मेदारी है, ग्राहक हारेगा अगर कोई गड़बड़ कर रहा है। जागो सेलर जागो में क्या होगा, सेलर हारेगा अगर कोई गड़बड़ हो रही है। तो अगर मैं एक्सेप्शन टू कैविएट एम्प्टर बोलता हूं तो क्या बोलूंगा, सेलर हारेगा ग्राहक जीतेगा, क्योंकि एक्सेप्शन का मतलब होगा जागो ग्राहक जागो नहीं, जागो सेलर जागो। और मैं इधर देखो, किताब में मत देखो। मजेदार बात यह कि जागो सेलर जागो के सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो। बताओ क्या, जहां पे
सेलर हारेगा। हाँ, प्रीस्ट वर्सेस लेस, क्या था उसमें? तीनों चीजें पूरी हुई, तो प्रीस्ट वर्सेस लेस में कौन? दुकानदार हारा या अंकल जी जिनके बोतल फट गई? तो फिर जाओ ग्राहक जाओ कैसे लगेगा? और बताओ, जाओ ग्राहक जागो नहीं लग सकता। भूल गए निकम्मो? अबे टीवी में कोई बोल रहा है, टीवी में डिस्क्रिप्शन एग्जाम नहीं होता है तुम्हारे? डिस्क्रिप्शन में कहां डिस्क्राइब कर रहा है वो? टीवी में। जूस वाला एग्जांपल दिया कि भाई दुनिया का आखिरी जूस है, ले लो, टीवी में डिस्क्राइब कर रहा है, तो जाओ ग्राहक जाओ कैसे लग जाएगा? जब घर पे आएगा तभी तो चेक करूंगा, चेक ही नहीं कर सकता। सैंपल में तुम क्या चेक करते हो? सिर्फ एक पैकेट सैंपल का, बाकी 100 तो तुमने खरीदे, तो जाओ ग्राहक जाओ कैसे लग जाएगा 100 में? मैं तो सैंपल देख के चेक कर रहा हूं। अखरोट वाला एग्जांपल दिया था, तो जब एक अखरोट उसने तोड़ के दिखाया, बढ़िया लिखा, तो 100 अखरोट थोड़ी तोड़ दूंगा मैं, तो जाओ ग्राहक जाओ कैसे लग जाएगा? और बोलो। हाँ, डिस्क्रिप्शन सैंपल दोनों। और ब्रांड, जब कोई भी चीज तुम ब्रांडेड खरीदते हो, कैसे खरीदते हो बाबू? ब्रांडेड खरीदते हो, तो बताओ जाओ ग्राहक जाओ कैसे लग जाएगा? तो ब्रांड पे भरोसा कर रहा हूं ना। तो अगर कोई भी चीज मैंने ब्रांडेड खरीदी और वो घर पे जाके खराब निकली, तो ब्रांड का ओनर जिम्मेदार होगा। कौन जिम्मेदार होगा? सेलर जिम्मेदार नहीं हो, कौन होगा? और कोई भी चीज मैं ब्रांडेड खरीद रहा हूं, तो फिर जाओ ग्राहक जाओ कैसे खरीदा? अबे तुमने कोई ब्रांडेड मोबाइल खरीदा, चाहे सैमसंग का खरीदा चाहे एप्पल खरीदा, तो उसके अंदर पंजर खोल देते हो, कैमरा देखिए उसका। अब फोन वाले कह रहे हैं 50 मेगापिक्सल कैमरा, तो कैमरा खोल के चेक कर लेते हो? बताओ कि 50 मेगापिक्सल नहीं है, 48 मेगापिक्सल है, झूठ बोल रहे हैं। समझ में आई ना बात? तो जाओ ग्राहक जाओ कैसे लग जाएगा? क्योंकि मैं उस चीज को खोल थोड़ी लेता हूं, है कि नहीं बात? तो ब्रांडेड चीज में कोई भी बंदा उसको क्या नहीं कराता? किसी और दुकान पे जाके उसको खुलवाकर चेक नहीं कराता। हम ब्रांड पे भरोसा करते हैं। तुमने रेमंड्स का कोट खरीदा, रेमंड्स वालों ने बोला 80% वूल है, 20% कॉटन है, तो क्या चेक कराने चले जाओगे टेस्ट लेबोरेटरी में? चेक करिए और 80% वूल है कि नहीं। समझ में आई ना बात? बोलो। तुमने जो टी शर्ट पहन रखी है उसमें ब्रांड ओनर ये बोल रहा है कि भैया इसमें 70% कॉटन है, 30% पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर वो होता है जो स्पोर्ट्स वाले पहनते हैं ना, जिसमें वो पसीना एब्जॉर्ब करता है। अब तुमने किसी लेबोरेटरी में टेस्ट कराई कि उसने झूठ बोला सच बोला, तो फिर बताओ ब्रांडेड चीज में जाओ ग्राहक जाओ कैसे लग जाए? क्योंकि मैं उसे चेक नहीं कराता, तो कौन हारेगा? सेलर। अगर कभी चेक करा लिया तो कौन हारेगा? मैगी के साथ ये तो हुआ, मैगी नेस्ले का ब्रांड हो गया। क्या तुमने कभी चेक कराया इसमें लेड की मात्रा ज्यादा है कि नहीं? लेकिन एक बार सरकार ने चेक करा दी, तो कौन हार गया? सेलर। तो ब्रांडेड चीज में हम भरोसा करते हैं ना, तो इन चीजों में जागो ग्राहक जागो नहीं लगता। जो पढ़ चुके हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन बन गए, जागो ग्राहक जागो के। 6 नंबर में आए, देखना, प्रीस्ट वर्सेस लेस में जागो ग्राहक जागो नहीं लगता। कौन लगता है? जागो ग्राहक जागो, सेलर जागो। इन सभी केस में कौन जीतेगा? और जागो ग्राहक जागो में कौन जीतता है? सेलर। तो जागो ग्राहक जागो के एक्सेप्शन में कौन जीतेगा? बायर। अगर मैंने कोई सामान ब्रांड से खरीदा है, रेमंड्स का कपड़ा ब्रांडेड खरीदा, तो कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा अगर वो कपड़ा खराब निकला। कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब होता है जानबूझकर छुपाना, है ना? तुमने इतने बढ़िया तरीके से जानबूझकर छुपा रखी है चीज कि रीजनेबल एग्जामिनेशन से पकड़ी नहीं जा सकती। तो जज के सामने बोल दूंगा नहीं बोल दूंगा? सर अब मुझे पता ही नहीं, भाई ये कह रहे हैं एसी 2 टन का है, ठंडा तो कर नहीं रहा है। बाद में जब, अब तुम बताओ रीजनेबल एग्जामिनेशन से कैसे पता लगेगा 1 टन का है 2 टन का है? जब तक कि अंदर कॉइल वाइल खोल के ना देखो और उसको किसी एक्सपर्ट से चेक ना कराओ, तो रीजनेबल एग्जामिनेशन से तो मुझे पता ही नहीं लग रहा ना। दुकानदार ने कहा 2 टन का, मैंने मान लिया, हमने लगवा दिया कोचिंग में, है ना? पता लगा कितना निकला, 1.5 टन का। तो ये रीजनेबल एग्जामिनेशन से पता नहीं लगता ना, तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। डिस्क्रिप्शन, टीवी में नाप तोल वाले टीवी में डिस्क्राइब करके सामान बेचना, जागो ग्राहक जागो। सैंपल, जागो ग्राहक जागो। डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल, जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। और मंचन टेबल क्वालिटी, जो दुकानदार कहता है अरे दीदी ले जाओ, अरे व्रत की नमकीनें ले जाओ बढ़िया है, तो जागो ग्राहक जागो नहीं लगेगा। क्योंकि हम इन्हीं चीज में क्या करते हैं? बोलो, दुकानदार पर भरोसा करते हैं। और ट्रेड यूसेज, इन सभी में जागो ग्राहक जागो नहीं लगता। भाई कूलर खरीदा तो क्या करे? ठंडा करे। तो जब मैं लेके आया तो जागो ग्राहक जागो तो तब लगेगा ना जब घर पे आकर उसे 2-3 दिन चलाऊंगा, है ना? तो दुकान के यहाँ एसी का मॉडल सेलेक्ट करने पर जागो ग्राहक जागो नहीं लगता।
ठीक है, जब तक कि हम उसे चला के ना देखें। मोबाइल का मॉडल सेलेक्ट करके जागो ग्राहक जागो नहीं लगता जब तक कि मैं उसे चला के ना देखूं। समझ में आ गई बात? 6 नंबर का बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था, इससे दोनों चीजें याद हो जाती है। यानी इंप्लाइड कंडीशन अगर मैंने याद कर ली तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 16 भी याद कर लिया। इंप्लाइड कंडीशन अगर याद कर ली तो सेक्शन 16 ऑटोमेटिकली याद हो गया, उसके एक्सेप्शन याद हो गए। बोलो भाई, चैप्टर नंबर 2 समझ में आया नहीं आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और एग्जाम के लिए बहुत खास चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2 कंडीशन एंड वारंट। अब क्या भाई, अब बिल्कुल थोड़ा सा आसान चैप्टर, मतलब इतना दिमाग नहीं लगाना कि अरे सर एक तीर से दो शिकार, ध्यान आराम से पढ़ेंगे समझ में आएगी बात। इस चैप्टर में हमारी 2 चीजें कवर हैं, एक ओनरशिप, बाबू क्या होती है एक, और एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सामान की डिलीवरी के बारे में। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात। ओनरशिप को सेल्स ऑफ गुड की परिभाषा में ओनरशिप को क्या नाम दिया गया? बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। ओनरशिप को सेल्स ऑफ गुड ओनरशिप नहीं बोलता, क्या बोलता है? प्रॉपर्टी। यानी कि अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, इस एक्ट में किसी और एक्ट में नहीं, अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट में कहीं पे प्रॉपर्टी वर्ड का यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? ओनरशिप, लेन देन की बात कर रहा है। और एक बात याद रखेंगे जो मैंने तुम्हें बोला, जिसकी लाठी, इसलिए क्या याद करा था मैंने तुम्हें, जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क, और जिसका रिस्क उसी का लॉस, जिसकी प्रॉपर्टी उसी का और जिसका रिस्क होता है उसी का। तो जब भी फैसला होता है कि भाई इसका नुकसान कौन झेलेगा, तो जज एक ही चीज फैसला करता है, इसका नुकसान जो वो झेलेगा जो इसका मालिक है। तो इसलिए पूरी दुनिया में, इंडिया में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में जो झगड़े होते हैं वो किसके ऊपर हुए? तो जज ने बोला भाई ओनरशिप के ऊपर इतना झगड़ा हो रहा था, ओनरशिप के ऊपर चैप्टर ही बना देते हैं भाई। पूरी दुनिया में जिसके ऊपर झगड़े हो रहे हैं उसको क्या बना देते हैं, तभी शायद क्लियरिटी आएगी। इसीलिए एक छोटी सी बात है ना, छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना, राई का पहाड़ बना लेना, वही वाली बात है। छोटी सी बात का पूरा चैप्टर इसलिए बनाया गया कि लोगों ने ओनरशिप के ऊपर ही कोर्ट में केस कर डाले, मैं तो नहीं हूं मालिक, तुम बताओ ये मालिक मैं क्यों बनूंगा। वो कह रहा तू है इसका मालिक, आंख तेरे यहां लगी, तू लॉस झेलेगा। मैं कह रहा हूं मेरा सामान तेरे यहां पड़ा है, आंख तेरे यहां लगी, लॉस मैं क्यों झेलूंगा। बात सही है कि नहीं है? जैसे बोले यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मैंने कहा जज साहब मैंने इसके पास गया, मैंने इससे डील करी, सामान इसके गोडाउन में रखा है, इनने बोला कल भिजवा दूंगा, रात को गोडाउन में आग लग गई, मैं क्यों झेलू लॉस। वो अगला बंदा कह रहा है कि भैया सामान तो इसको बेच दिया था मैंने, इसने चेक कर लिया था, मालिक तो यही है, अब मालिक ही है, सामान मेरे यहां आग लग गई तो लॉस तो ये झेलेगा, जो मालिक है वो लॉस झेलता है। तो इसने बोला भाई ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है, समझ में बात लोचा। जिसने बोला अच्छा दिल मेरा धड़कन तेरी, यही बोल के तो तुम्हारा झगड़ा हुआ था उससे, फालतू बातें कर करके, दिल मेरा। तो जज ने यही बोला कि इस चैप्टर का झगड़ा ये था, दिल मेरा मतलब ओनर में ना, लॉस तेरा, सीधा ओनर में और लॉस तेरा। समझ में ना बात, कितनी खतरनाक बात है। सामान का मालिक मैं, लॉस तुम झेलोगे, यही पढ़ना है मजेदार, यही तो लॉ है। अब सुनो, 2 चीजों में फर्क है जो मैंने तुम्हें बताया, एक मालिक होने में फर्क है, एक गुड्स के हाथ में होने में फर्क है। अगर गुड्स मेरे हाथ में है तो पक्का यकीन है कि मैं मालिक हूं इस गुड्स का? नहीं बाबू नहीं। स्कूटी दोस्त को दे दी यूज करने के लिए, तो स्कूटी दोस्त चला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, पर मालिक तो तुम हो यार। पड़ोसी को कैलकुलेटर दे दिया यूज करने के लिए एग्जाम वाले दिन, तो एग्जाम खत्म होते ही क्या कैलकुलेटर ले जाएगा वो? मालिक तुम हो, यूज वो कर रहा है। तो 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है ओनरशिप और एक है, दोनों एक है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। जो मालिक है उसके पास पोजीशन हो सकती है क्या? जरूरी नहीं है। मालिक मैं हूं स्कूटी का, ओनरशिप दोस्त के पास है ना। और जिसके पास पोजीशन है वही मालिक है, ऐसा जरूरी है? ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्कूटी की पोजीशन है वो खुद को मालिक नहीं बोल सकता। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया का एजेंट। बोलो एजेंट भाई, चश्मे वाले भैया क्या नाम है?
पहली क्लास है आज, देख रहे हो, देख रहा है ना। इनके दिल से पूछो जो बेचारे इतने दिन से पढ़ रहे हैं, है ना भाई। इनके दिल से पूछो, बेचारे दांत दिखा भी नहीं पा रहे सफेद करवा के भी, दर्द इतना। एग्जाम कब है, एग्जाम कब है, बोल ही नहीं रहा भाई, पड़ोसी से बोल। एग्जाम कब है भाई, जनवरी वाला है, तो जनवरी सितंबर के बाद जनवरी ही आएगा, समझ में आई ना बात। भाई इधर आ जाओ, उठ के इधर आ जाओ, तुम्हारे चक्कर में आस पड़ोसी नहीं पढ़ पा रहे। और अगर नहीं सब खड़े हो जाएंगे भाई, दोस्त है अपने, नहीं नहीं आ जाओ भाई आ जाओ। नहीं मैं 1 घंटा हो गया पूरा देखते देखते तुम्हें, 1 घंटा। इतना तो कोई मेट्रो में भी किसी को इग्नोर नहीं करता, इतना तो मेट्रो में बगल वाला भी इग्नोर नहीं करता। अगर इतनी डिस्टरबेंस कर रहा हूं बगल वाला, वही कह देगा भाई भाई मैं उठ के चला जाता हूं, तूने तो यार है ना दिमाग ही चला दिया। एक टीचर इग्नोर कर रहा है स्टूडेंट को 1 घंटे से। मैंने कहा भाई अब चुप होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, किसी के दिल में आग लग गई होगी भाई, किसी का ब्रेकअप हो गया होगा, कोई दोस्त ने कह दिया होगा भाई तू नहीं आएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, सोच रहा है कि आत्महत्या से बचाऊं या क्लास में रहूं। इतना गंभीर मुद्दा है तो समझ में भी आ रहा बात करना। हाँ भाई तुम्हारा भी पहली क्लास है आज। अरे तो पहली क्लास में बतियाने आता है कोई, वही तो कह रहा हूं पहली क्लास। चलो मैंने एक बात मैंने मान ली भाई, एक बात मैंने मान ली, चलो इम्प्लाइड वारंटी में कुछ बात समझ में ना आई हो, हालांकि मैं एग्जांपल रियल लाइफ ही देता हूं कि तुम्हारे आसपास जो हो, लेकिन मुझे लगता है यार इसमें तो बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये तो चैप्टर ही नया है ना, कि भाई मैं मालिक हूं लेकिन सामान तुम इस्तेमाल कर रहे हो। ये बताओ इससे आसान एग्जाम्पल क्या होगा कि तुम स्कूटी के मालिक को 2 स्कूटी ले जा रहा है, तुम कैलकुलेटर के मालिक को इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो मालिक तुम हो, पोजीशन किसके पास है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि भैया पहली क्लास में आया था, भैया थोड़ा बहुत कम समझ में आई बात। अरे जो नया चैप्टर है वो तो हमेशा समझ में आएगा, जो नया चैप्टर है वो हमेशा समझ में आएगा, उसका पिछले से कोई लिंक नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन वारंटी का ओनरशिप वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रही है भाई बात। तो इसलिए आ गया, जो 1 घंटे की बात और है। हाँ अब इनकी सजा तुम भी तो झेलोगे भाई। ये बगल के 3-4 बच्चे, बगल के 3 बच्चे पुराने हैं, तो मैं पहले इन्हें देखता हूं, फिर इन्हें देखता हूं, फिर इन्हें देखता हूं। वो तीनों पढ़ रहे होते हैं, तीनों पढ़ रहे थे बेचारे ना, आरिफ हो गया, वो हो गया, ठीक है, क्या नाम है भाई भूल गया मैं, हाँ कृष्णा, और वो हाँ वही तो कह रहा हूं आरिफ हो गया। लेकिन वो बगल वाले को नहीं समझा रहे, भाई तू जो पता नहीं तू पढ़ क्या रहा है, भाई इन्हें समझाओ कि हो क्या रहा है। भाई प्लीज इधर आ जाओ, 1 घंटे की बात है, एक जना बीच वाला आ जाएगा बस। अच्छा पराग सर होते तो क्या होता, वहां बैठ जाओ भाई। नहीं इधर मेरे सामने भाई, उधर हो जाएंगे ना भाई, थोड़ा सा उधर जाओ, हाँ यहाँ आ जाओ। अब बतियाना मत, बस अब शुरू करें भाई। भाई भाई क्या नाम है आपका, शिवम भाई, इजाजत है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं इन बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ रहा हूँ, भैया हाथ जोड़ दो एक बार, भैया की इजाजत हो तो। अब सुनो इधर, अगर भाई पराग सर की क्लास में होते तो क्या होता तुम पूछ लेना, या तो मोबाइल जा रहा होता उड़ता हुआ, या बच्चा ही जा रहा होता उड़ता हुआ, है ना। तो भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो पूरे तालाब को गंदा नहीं कर सकते, है ना नहीं भाई, जैसे तुम्हारा पढ़ने का अधिकार है उसका भी है। वो कभी कभार होता है कि वो मैं बताऊं ना ऐसा क्यों होता है, सुन लो बात, सुन लो, भी पढ़ेंगे आगे। वो एक्चुअली में वो दिमाग, अभी भी मैं कहता रहा हूं तुमसे कि मैं तुम्हें भी सीए वाला बच्चा मानता ही नहीं, क्योंकि दिमाग अभी भी कौन सा है, 12वीं वाला है। 12वीं में कोचिंग में ये बच्चा ये हरकतें करता है ना, लेकिन जो बच्चे 2, 4, 5, 10 क्लास ले चुके हैं वो समझ चुके हैं कि 12वीं में और सीए में कितना डिफरेंस है, वो इसलिए चुप बैठते हैं, बाकी बच्चे सुनते हैं, है कि नहीं बात।
तो वो समझ गया कि तुम्हारा अभी तीनों का दिमाग अभी 12वीं क्लास का है, कि तुम 12वीं क्लास में आके बैठे हो। ऐसे भाई 12th की क्लास नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम की क्लास है, तो प्रोफेशनलिज्म को सीखना पड़ेगा, है ना। तो पहली 1-2 क्लास में बच्चा गलती करता है तो मैं इतना बुरा नहीं मानता, मुझे पता है कि ये 12th वाला बच्चा है। जब तुम सीए इंटर में आते हो ना तो मैं ज्यादा डांटता हूं, क्योंकि अब तुम 12th के बच्चे नहीं रहे, अब तुम क्या हो गए हो, 100% प्रोफेशनलिज्म में घुस चुके हो। लेकिन अभी तुम 12th के बच्चे हो तो तुम्हें थोड़ा समझाना, थोड़ा डांटना, भाई बुरा मत मानना, क्योंकि एक टीचर और एक पेरेंट्स, दो ही लोग हैं जो अधिकार रखते हैं डांटने का भी और मारने का भी। देखो मैं मार नहीं रहा, ठीक है ना भाई, है ना। एक पेरेंट्स और दूसरा टीचर, उनको जीवन में भाई, ओ भाई हंस नहीं सुन नहीं रहा बात, उनको हमेशा क्या करना, उनको हमेशा राइट दिया ऊपर वाले ने डांटने का। तो इसलिए थोड़ा डांटता हूं, सुन लो बात, क्योंकि टॉपिक निकल जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा और मेरी भी क्लास बेकार हो जाएगी। बताओ, 2 शब्द निकले, एक ओनरशिप और एक ओनरशिप का मतलब कि मैं उसको किसी और को बेच सकता हूं। पोजेशन का मतलब कि मैं उसको यूज करूंगा लेकिन मैं उसको बेच। एक एजेंट क्या होता है, ओनर होता है या पोजेशन होता है, और मालिक कौन होता है। आप समझेंगे सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात है ना, और बहुत ध्यान समझना, ठीक है। शायद अब तुम्हें थोड़ा सा लॉ ऐसा लगेगा कि सर ये क्या बना दिया, ऐसा क्यों है। अगर कोई गुड्स स्पेसिफिक गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स कौन से होते हैं, जिनके लिए हमने गाना गाया था, नजर के सामने जिगर के पास, वो आपके नजर के सामने है और आप जिगर के पास का मैंने मतलब बताया था, उसकी बिलिंग कराने के लिए आप तैयार हो कि सर ये मुझे पसंद आ गया, भाई ये पकड़ और इसकी बिलिंग कर दे, मुझे बता कितने का बेचेगा। स्पेसिफिक गुड्स, रेडी टू सेल। और एक होता है असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स होता है जिसको मैंने निकाल के अलग रख दिया कि भाई अब मैं क्या करूंगा, इनमें से गुड्स को फाइनल डील करूंगा। अब बात ये आती है, सुनना ध्यान से, स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप कब जाती है, जब तुमने मुझे सामान दे दिया और जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। कब, जब तुमने मुझे सामान दे दिया या मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, या दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। बिल्कुल गलत जवाब, पैसे दे दिए, बहुत ही भयंकर गलत जवाब। जब गुड्स मेरे पास आ गए, और भी ज्यादा भयंकर गलत जवाब। अब पढ़ ले बस भाई, यही लॉ है जो हमारी सोच से परे हो, यही लॉ है। तो जज ने बोला स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप, ओ भाई सुन लो इधर, स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप जब जाएगी जब 19 बताएगा। 19 है बहुत अमीर आदमी, 19 कह रहा है भाई मैं इतना अमीर आदमी हूं कि मैं खुद काम नहीं करता, मैंने क्या कर रखे हैं, नौकर रख रखे हैं। हम 19 के पास गए, हमने पूछा भैया ये बता दो स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स की ओनरशिप कब जाती है। 19 ने बोला भाई मैं इतना अमीर आदमी हूं, मैं किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं देता, डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एम्प्लॉय रखे हैं, मेरा पहला नौकर है 20, उसके पास जाके पूछ ले, वो बताएगा कि स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप कब जाती है। तो जब हम 19 ने जब हमें 20 के पास भेजा तो हमने 20 को बोला कि भाई ये बता ओनरशिप कब जाएगी, तो उसने बोला कि बता गुड्स कौन से हैं। मैंने कहा गुड्स है रेडी टू मूव, गुड्स है रेडी टू मूव। रेडी टू मूव का मतलब होता है डिलीवरेबल स्टेट। क्या मतलब होता है बाबू, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है जो बिल्कुल आपकी दुकान में रखे हैं और आप क्या करो, बेच दो, जिसे बोलते हैं पैकेट गुड्स। तुमने कहा भैया ब्रेड दे दो, वो बस तुम्हें ब्रेड दे देगा, पैसे ले लेगा। चिप्स है ना, पेन पेंसिल रबड़ किताब स्केल कॉपी, ये सब क्या है, ये सारे गुड्स हैं डिलीवरेबल स्टेट में, जो बना के तैयार है, आप उसको पैसा दोगे वो आपको तभी के तभी बिल बना देगा। इसे अकाउंट्स की भाषा में कैश सेल्स भी बोल देते हैं। अगर कोई गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं जब पैसा दे दिया सामान आ गया गलत, पैसा दे दिया गलत, सामान आ गया गलत। जज क्या कह रहा है, ओनरशिप जब पास होगी, जब क्या लिखा है, खतरा। भाई इसीलिए खतरा बना रखा है क्योंकि एग्जाम में बच्चा क्या करता है, गलती करता है। एग्जाम में बच्चा क्या करता है, गलती करता है, जो तुमने करी। ओनरशिप इज पास टू द बायर व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। अब ये रहा तुम्हारा ICAI का क्वेश्चन, मैंने एग्जाम्पल फॉर्म में डाल दिया, समझ गए। ICAI कहेगा ये क्वेश्चन है, ये है, फिर आगे लिख देगा डिसाइड द केस एज पर सेल्स ऑफ गुड्स। एक्ट जरूर बताएगा ICAI कभी भी तुम्हें इस बात पे भ्रमित नहीं करेगा कि उसने एक्ट नहीं बताया।
बताओ लॉस कौन झेलेगा, एक्स या वाई? क्या बात कर रहे हो? हाँ शिवम भाई, कौन झेलेगा? क्यों बताओ क्यों? किसी भी लॉस को किसी के ऊपर थोपने के लिए क्या याद रखना है? ओनर कौन है? अब ये बताओ ओनर कौन है? जिसके नाम पर बिल काट दिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होता है? बिल, क्योंकि सामान का तो बिल होता है ना। तो जिसके नाम पर क्या काट दिया? बिल काट दिया, है ना, वो क्या बनेगा? ओनर बनेगा। तो ये बताओ क्या बिल कट गया नहीं कट गया? कैसे पता लगा? एक्स बॉट, है ना, बाय बॉट, है ना, यानी पास्ट टेंस। एक्स ने कोई चीज खरीद ली 10 रुपए के रेट पर और उसने बोला कि पैसे कब दूंगा, ठीक है ना। और एक्स के गोडाउन में क्या हुआ? आग लग गई। अब जो मैंने तुमसे जब ये चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने बोला था कि मेन झगड़ा ये है कि सामान मेरे यहां रखा है, आग गोडाउन में लग गई है, लेकिन लॉस तुम झेलोगे। तो ग्राहक कह रहा है मैं लॉस कैसे झेलूंगा? तुम कह रहे हो सर आपके गोडाउन में सामान रखा है, आग आपने लगाई या एक्टॉप कैसे भी लग गई, तो उसका लॉस तो आपका हुआ ना, मेरा क्यों हुआ? बल्कि मैं तो आपसे उल्टा एडवांस वापस मांगूंगा। आपने मेरे सामान में आग लगा दी, मेरे से आपने 1 लाख रुपए एडवांस ले लिए, लाओ ये एडवांस लौटाओ। मैंने कहा एडवांस नहीं, मैं ना एडवांस लौटाऊंगा, बल्कि तू मुझे पूरे पैसे लेगा। सामान 10 लाख का था ना, 9 लाख और निकाल। इसी झगड़े को हम कोर्ट में लेके, तो जज ने क्या बोला? ओनर कौन? मुझे ये बताओ गोडाउन किसका है, मुझे ये बताओ सामान क्या है, और आग कहां लगी है, मुझे बताओ मालिक कौन है? तो जज ने बोला मालिक कौन है कैसे पता लगता है? अगर सामान डिलीवरेबल स्टेट में है तो मालिक वो होता है जिसका बिल, जिसके नाम पे बिल बन गया। क्या बिल एक्स के नाम पे बन गया? बन गया, तो लॉस कौन झेलेगा? अब सामान पूरी दुनिया में कहीं भी आग लग जाए, जज ने बोला एक्स इज लायबल टू पे द प्राइस बिकॉज ओनरशिप ऑफ द व्हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू वाई ऑन मेकिंग द। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? सेक्शन 19। क्या लिखना पड़ेगा? सेक्शन 20, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो किसके सामने ओनरशिप पास हुई है बताओ, है ना, एक्स के सामने तो दिया गया सामान, बिल। एग्जाम में लिखा था कि एक्स का सामान था, एक्स ने बिलिंग करा दी, ठीक है ना, और एक्स ने अपने एजेंट को भेजा था। तो जज ने क्या माना? एजेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल, स्टिल एक्स इज लायबल। तो ओनर को और उसके एजेंट को क्या मानना है? सिंगल ही मानना है। कंफ्यूज हो जाना, अरे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, वहां तो लिखा था उसके सामने बिल हो जाना चाहिए, यहां तो एजेंट आया, तो बस ऐसे ऐसे कंफ्यूज करता है। अगली बात सुनना ध्यान से, अगर कोई गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, अगर कोई गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, तो उसका मतलब ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं होते? नहीं दीदी नहीं, अरे दीदी हम पढ़ रहे हैं, वो है तो स्पेसिफिक गुड्स। क्या है वो? यानी कि गुड्स तो नजर के सामने है, जिगर के पास है, पर वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है। कैसे? पैक नहीं, खुले सामान, खुली चीनी, है ना, चावल जो ओपन बिकते हैं, है ना, ज्यादातर मॉल्स वगैरह में, खुद ही उसमें पिन्नी में डाल के खुद ही आप तोल लेना, ठीक है। अब ये बता दो भाई, जैसे भाई तुमने बोला छोले भटूरे खरीदने गए तुम, अब छोले भटूरे में तुमने देखो, मान लो बीकानेर पे गए, बीकानेर पे कॉन्सेप्ट ये चलता है पहले आपको बिलिंग करनी पड़ती है, फिर आपको सामान मिलेगा। यानी कि तुमने जब बीकानेर पे जाके बिलिंग कराई तो उसने तुम्हें क्या दे दिया? बिल दे दिया। बिल देते ही वो तो कह देगा भाई ओनरशिप चली गई, क्यों? बिल बन गया, अब तो बिल बन गया भाई, बिल बन गया, ओनरशिप चलेगी, बिल बन गया। सेक्शन 20। तुम तब भी चुप रहे, तुमने कहा चलो भाई ठीक है होता होगा। तुमने छोले भटूरे वाले को बोला भैया ये बिल ले ले, मेरे छोले भटूरे पैक कर ले। अब तुम्हारे सामने उछाल उछाल के ये ले उड़ते हुए जा रहे हैं छोले भटूरे, है कि नहीं बात? उछाल उछाल के बना रहा है, रील भी बना रहे हो तुम। अब उछालते उछालते छोले भटूरे में से एक भटूरा गिर गया। अब बनाने वाला जो हलवाई है, शेफ है, वो क्या बोल रहा है? बिलिंग हो गई ना भैया, इसे यहीं पड़ रहने दूं या उठा के थैली में डाल दूं, ले जाओगे फिर? अब दुकानदार पता क्या बोल रहा है? भाई तू ले जा मत ले जा, पैसे तो दे दिए तूने। अब यहां जज साहब कह रहे हैं भाई यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इसे बताओ 100% गलती किसकी है?
दुकानदार के। अबे तू क्यों उड़ा उड़ा के दिखा रहा रील बनाने के चक्कर में? अच्छा बताओ फिर छोले कैसे ले जाऊं मुंह में भर के? शर्म, परिवार में 6 जने हैं, 6 के 6 मुंह में थोड़े थोड़े छोले ले जाओ भाई अपने अपने। चटनी कैसे ले जाऊं जेब में डाल के? तो वो बताओ, वो गुड्स मैं अपने कम मानूं? अच्छा पैक स्टेट में हो जाए, सुनना ध्यान से, पैक स्टेट में हो जाए तो क्या ओनरशिप चली जाएगी? उससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर हाथ में भी ना आए तो आइडेंटिफाई टू द बायर कि भैया ये रखा तुम्हारा गुड्स, आइडेंटिफाई टू द बायर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जब कोई भी गुड्स खुले होते हैं तो हम उन गुड्स की ओनरशिप बिल पे नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे मैंने बिल पे ओनरशिप लगा दी तो भटूरा गिर गया तो मेरा नुकसान, छोले गिर गए तो मेरा नुकसान है कि नहीं, चटनी गिर गई तो मेरा नुकसान। समझ लो ना बात को? मैंने कहा यार मैं ही नुकसान झेलता रहूंगा, तुम भी तो ढंग से काम कर लो भाई, भटूरा उछाल उछाल के कौन बना रहा है? तूने गिर दिया तो मेरा नुकसान क्यों झेलूं? तो जज ने बोला नहीं भाई, कुछ कंडीशन में ओनरशिप कब नहीं जानी चाहिए? जब बिलिंग हो। तो जज ने बोला अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, बाबू अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में, तो बताओ गुड्स की ओनरशिप कब जाएगी? डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नहीं, हाँ, आइडेंटिफाइड टू द बायर, ये लिखी बात। पुट इन डिलीवरेबल स्टेट एंड बायर हैज, बायर को पता लग गया भाई मेरा सामान यहां रखा है, उसके बाद चेक करना कि खराब हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इस डिलीवरेबल स्टेट और आइडेंटिफिकेशन से पहले गुड्स खराब, तो लॉस कौन झेलेगा? डिलीवरेबल स्टेट में आने के बाद आइडेंटिफाई द बायर हो गया तो लॉस कौन झेलेगा? बायर। बताओ भाई आईसीआई का ये क्वेश्चन, डिसाइड द केस एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सारे के सारे गेहूं खराब हो गए, एक्स लॉस झेलेगा या बायर वाई झेलेगा? होश में पढ़ लो, लॉ पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। कौन लॉस झेलेगा? पक्का? चेक कर ले। वाई झेलेगा? कुछ बच्चे वाई कह रहे। पहले बता दो ओनरशिप चलेगी नहीं चलेगी? कैसे पता लगा चली गई? एक्स पुट द वीट इन द बैग टू, है ना? जैसे डिलीवरेबल स्टेट में ले आए तो लॉस कौन झेलेगा? एक्स इज लायबल टू पे द प्राइस फॉर द वीट विच वॉज पुट इन टू द बैग बिकॉज द ओनरशिप रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वाज पास टू द बायर, और बायर के पास क्या चला गया? नोटिस। किसके लिए झेलेगा? जो उसके सामने भरे जाएंगे। सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में है। समझ में आ गई बात? मुझे बताओ एक्स के सामने कितने गुड्स भरे गए? आधे या थोड़े? तो जो थोड़े से भरे गए उसके लिए एक्स जिम्मेदार है ना? ठीक है। बट बिफोर द रिमाइंडर, यानी बाकी गुड्स एक्स की आंखों के सामने पैक होने से पहले आग लग गई। इसका मतलब 100 यूनिट गुड्स थे जिसमें से 40 यूनिट्स एक्स की आंखों के सामने पैक कर दिए गए और उसे बता दिए गए। आंखों के सामने पैक कर दिए गए और उसे बता दिए गए। 60 गुड्स का पैक होना बाकी था, लेकिन उसके पैक होने से पहले, उसके बताने से पहले आग लग गई। तो एक्स कितने के लिए जिम्मेदार है? एक्स सिर्फ 40 के लिए जिम्मेदार है, 60 के लिए कौन जिम्मेदार? समझ गए? तो एग्जाम में ये देख लेना उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। अच्छा, यहां पर अगर मैं बोल दूं एक्स की प्रेजेंस नहीं, एक्स के एजेंट के सामने ये काम हुआ है, आंसर रिमेन द सेम। एग्जाम में क्या लिखोगे? आंसर विल रिमेन द सेम। कौन जिम्मेदार होगा? एक्स फॉर द 40 गुड्स एंड वाई फॉर द 60 गुड्स। अब कुछ सेलर होते हैं भाई बहुत ही दिल जले, सेलर कह रहा है कि भाई सामान बेचने से पहले मैं शाहरुख खान की तरह कुछ कुछ करना चाहता हूं। कुछ कुछ होता है अंजलि, कुछ कुछ होता है, वो गुड्स के साथ कुछ कुछ करना चाहता है। जज साहब कह रहे हैं भाई क्या कुछ कुछ करना चाहता है? तो दुकानदार ने बोला मैं ग्राहक के सामने उसे तोलना चाहता हूं, है ना?
मैं ग्राहक के सामने उसको रीपैक या रिबन बांध के देना चाहता हूं। ठीक है, ये एक ऐसा काम है कि जो नॉर्मली ग्राहक भी यही चाहता है। भाई दुकानदार कह रहा है ये 1 किलो का डब्बा है सर, पैक करके रखा है। तुमने कहा भाई मुझे शक है 1 किलो का नहीं है, 900 ग्राम का है। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, दोबारा तोल देता हूं। तो जज साहब ने बोला कुछ गुड्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, डिलीवरेबल स्टेट में होंगे, पर सेलर क्या करना चाहता है, हाँ सेलर कुछ कुछ करना चाहता है। तो ओनरशिप कब पास हो जाएगी, जब वो कुछ कुछ कर लेगा। तो ये लिखा है बात, ओनरशिप इज गुड, ओनरशिप ऑफ गुड्स पास फ्रॉम द सेलर टू बायर व्हेन ही हैज, ये पढ़ लेना एग्जांपल, पढ़ लो एग्जांपल पढ़ लो। वो कह रहा है भाई ग्राहक के सामने फिर से तोलूंगा, ग्राहक के सामने फिर से तोलूंगा। तोलने से पहले आग लग गई, भाई जिम्मेदार कह रहे हैं बच्चे, क्यों, X इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस। क्यों दुकानदारी क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि वो सामान और वो ठीक है। अगली बात, अच्छा ये बताओ फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं भाई, जो अभी दुनिया में आए नहीं है उन्हें टू बी मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और अगर वो मैन्युफैक्चर नहीं होते यानी खेतों में उगाए जाते हैं तो टू बी प्रोड्यूस किया जाएगा। इकोनॉमिक के टर्म में कोई भी यूज कर सकते हैं। अब खुद सोच के बताओ, फ्यूचर गुड्स के साथ अनसर्टेन गुड्स को जज ने रखा, फ्यूचर गुड्स से किसको रखा, तो फ्यूचर गुड्स को लेकर बात करते हैं। फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप कब जाएगी, मैं कह रहा हूं जज साहब अगर ये लॉ बनाते भी नहीं ना आप, तो बच्चा बिना लॉ बनाए बता देता फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप कब जाएगी। फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप कब जाएगी, नहीं भाई। अच्छा फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप तुम बताओ कब जानी चाहिए, मैन्युफैक्चर हो जाए बस, नहीं, जब वो असर्टेन हो जाए, जब नहीं, जब वो असर्टेन होने के बाद स्पेसिफिक हो जाए, क्योंकि स्पेसिफिक गुड्स कही तो क्या करोगे तुम, बिलिंग करोगे। यानी अगर फ्यूचर गुड्स को मैं इस लेवल पे ले आऊं, फ्यूचर गुड्स को मैं स्पेसिफिक के लेवल पे ले आऊं, है ना, तो उसकी ओनरशिप चली जाएगी, नहीं चली जाएगी। अब सुनना ध्यान से, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर गुड्स में वो गुड्स होते हैं जो फ्यूचर में बनेंगे। जैसे मैंने तुम्हें बोला, तुमने केक का ऑर्डर दे दिया, केक बेकरी वाला, केक जो है बेकरी वाला बनाएगा, केक जो है बेकरी वाला बनाएगा। अब फ्यूचर गुड्स में पहले उन गुड्स को तुम क्या करोगे, असर्टेन, क्या करोगे, असर्टेन गुड्स हो जाएंगे, तो असर्टेन के बाद उन्हें क्या बनाना है, स्पेसिफिक। बिलिंग करने को बोलते हैं स्पेसिफिक, क्या बनाना है, असर्टेन हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, यानी फ्यूचर गुड्स को पहले मैं असर्टेन बना दूं, असर्टेन, अनअसर्टेन नहीं, असर्टेन, असर्टेन बनाने के बाद उसे क्या बना दूं, स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है जिसकी बिलिंग होने के लिए क्या है, तैयार है, तो उन गुड्स की क्या चली जाएगी, ओनरशिप चली जाएगी। अब जज साहब ने बोला भाई सर आपने जो बच्चों को पढ़ा दिया मैं वही लिख देता हूं। अच्छा दोनों बातें होनी चाहिए, नहीं पूरी होनी चाहिए। जज साहब ने बोला फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप जब जाएगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली बोलो, पहली बोलो, जब वो गुड्स क्या हो जाए, असर्टेन के बाद वो क्या हो जाए, बस स्पेसिफिक को जज ने नाम बदले क्या लिख दिया, तो असर्टेन गुड्स क्या बन जाए, है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो शायद इससे आसान कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप कब जाती है, बोलो, जब वो असर्टेन हो जाए, सेक्शन 18, और असर्टेन होने के बाद, असर्टेन होने के बाद क्या हो जाए, वो एप्रोप्रिएट कर दिए जाए, यानी एप्रोप्रिएट मतलब उसकी बिलिंग के बिलिंग की दहलीज पर उसे ले आए, बिलिंग के तरफ उसे ले जाएं,
उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट। ठीक है ना, बोलो भाई, समझ आ गई बात? ऑब्वियसली बात है, जब गुड्स एप्रोप्रिएट होंगे, बिलिंग होगी उस गुड्स की, तो उसमें कंसेंट किसकी होगी? सेलर और बायर, या दोनों की होगी? दोनों की कंसेंट से अगर उसका बिल बनाया जा रहा है तो उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन। सिंपल होगी बात। तो बताओ ओनरशिप के कौन सेक्शन पढ़े हमने? पहले 19, 20, 21, 22, 18, 23। समझ रहे हो? यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ओनरशिप के ऊपर आया तो ये बंच याद रखना है मुझे। हाँ ठीक है। अगली बात देखो, ध्यान से सुनेंगे अगली बात। टाइम में अभी आधा घंटा, ऐसे कैसे हो गया? जब तक टॉपिक पूरा नहीं होगा जब तक तो चलेगा ही क्लास। कर लो पहले, ये कर लो। हाँ करते रहो, कल कभी नहीं आता, जो आज है अभी है। अच्छा ये पढ़ा दूं, उसके बाद तो क्या कहते हैं वो करना ही पड़ेगा। सुनो, छोटी सी बात। अच्छा ये बताओ, तुमने ये अकाउंट्स में पढ़ लिया सेल और रिटर्न बेसिस, है ना? तो ये पढ़ोगे तो जानना जरूरी है इसके बारे में, है ना? तो देखो, अब कई बार एक ऑप्शन देता है सेलर कि सेल और रिटर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं एक आम आदमी, एक आम दुकानदार, अगर पसंद ना आए तो सामान वापस। अगर पैसे दे दिए तो पसंद नहीं आया तो सामान आप दुकानदार को दे देना, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। उसे बोलते हैं सेल और रिटर्न बेसिस। बायर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स और रिटेन द गुड्स। बायर हैज द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स और, अब देखो ये हमारे घर में कैसे होता है। मान लो भाई नवरात्र का मौसम आया, मम्मी ने बोला भाई नवरात्र का व्रत रखना पड़ेगा। ठीक है, नवरात्र का व्रत रखने से पहले एक दिन पहले हमारे घर में कढ़ाई चढ़ जाती है, और मम्मी क्या कर रही होती है? पापड़, कचरी, मूंगफली, मखाने ये चल रहे होते हैं। मैंने कहा मम्मी उसके बाद कूटू की पकौड़ी, कूटू की पूड़ी। मम्मी इतना ऑयल तो मैंने नवरात्रों में इतना खिला दिया, तो पूरे साल नहीं खाया। मम्मी ने बोला यार नवरात्रों में बड़ी मेहनत है। अब गली वाले जो सेठ जी हैं उन्होंने बोला बहन जी इस बार आपकी सारी समस्या मैंने खत्म कर दी। माता जी ने बोला भैया कैसे कह रहे हो खत्म कर दी? उन्होंने बोला कल से जो आपको कढ़ाई चढ़ानी है, कल से कढ़ाई नहीं चढ़ानी, घर में कोई धुआं नहीं करना, कोई तेल नहीं, कोई कुछ नहीं, बच्चे भी खुश, सीधा बनी बनाई नमकीन ले जाओ जिसका नाम है व्रत आहार। क्या नाम है भैया? व्रत के लिए ही आहार बनाया गया है। मम्मी ने कहा भैया क्या कर रहे हो? हम नहीं खाते भैया, हम नहीं खाते। नवरात्रों में बाजार की चीज नहीं खाते हम, पता नहीं कैसा बना हो, किस तेल में बना हो, नमक कौन सा हो, हम तो सेंधा नमक। दुकानदार कह रहा है एक काम करते हैं बहन जी, आपको इतना ही अगर दिक्कत है, काम करते हैं नवरात्रि तो कल से शुरू है ना, आप आज ये पैकेट ले जाओ। आप आज क्या करो? आज ये पैकेट ले जाओ, मात्र 20 रुपए का, मान लो मात्र 20 रुपए का पैकेट है, आप ये पैकेट ले जाओ, चेक कर लो। चेक करके अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, मुझे 20 रुपए दे जाना, या 20 रुपए आप दे जा रहे हो तो सामान आपका हो गया। पसंद नहीं आए तो ये पैकेट मुझे वापस दे देना, मैं आपको 20 रुपए लौटा दूंगा। सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल और, आइदर यू रिटर्न द प्रोडक्ट और यू रिटेन द प्रोडक्ट। रिटेन मतलब रख लेना, आइदर यू रिटर्न द प्रोडक्ट और रिटेन। रिटेन मतलब रख लेना। अब मैं तुमसे कह रहा हूं बिना पढ़े ये बता दो कब गुड्स मम्मी जी का हो जाएगा? जब दुकानदार ये कह दे अब पैसे नहीं मिलेंगे, अब तो दीदी आपका हो गया। तो किताब में मत देखो, बताओ कब हो जाएगा? जब माता जी उसे बोल दे भैया बहुत बढ़िया लगी नमकीन, व्रत बिल्कुल सारा टेस्ट कर लिया मैंने, बिल्कुल व्रत का आहार ही निकला, वो तो सेंधा नमक है, सब कुछ बढ़िया है, मैं गुड्स को रख लेती हूं। तो सेल और रिटर्न क्या बन जाएगी? सेल। सेल और रिटर्न क्या बन जाएगी? सेल। बस एक ही तरीका है, एक तरीका और है, नहीं एक तरीका और है। मम्मी ने आवाज आ गई चिंटू की मम्मी, चिंटू की मम्मी आई सामने से, दीदी देखना है दुकानदार सेठ जी कह रहे थे नमकीन ले जाना। भाई दीदी मुझे तो कुछ पता नहीं लगता, एक बार आप खा के देख लो, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो, आप तो क्या कहते हैं मास्टर शेफ हो, आपका तो है ना चैनल चल रहा है आपका तो खाने पीने का।
अब आंटी जी ने खा के देखा, आंटी जी ने कहा अरे दीदी बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल व्रत का आहार ही है, रुको मैं रख लेती हूं, आप दूसरा ले लेना। मम्मी ने वो सामान किसको दे दिया? चिंटू की मम्मी को। अब सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न क्या बन गई? सेल हो गई। सेल हो गई नहीं होगी? पहला मैंने बोल दिया सामान मेरा, सेल। दूसरा मैंने उस सामान को किसी और को दे दिया। अच्छा, अगर कोई ऐसा गुड्स है जिसे गिरवी रखा जा सकता है, तो मम्मी ने वो सामान किसी को गिरवी रख दिया, तो वो तुम्हें क्या माना जाएगा? सेल। अगली बात सुनना ध्यान से, तुम व्रत का पैकेट आया, मम्मी ने पहले थोड़ा सा खा के देखा, अजीब सा लग रहा, मजा नहीं आ रहा। मम्मी ने तुम बुलाया, अरे सुनियो भाई, ओ भाई सुनियो। हाँ मम्मी क्या बात हो गई? खा के देखियो। तुमने थोड़ा सा खा के देखा, हाँ मम्मी सही कह रहे हो, मजा नहीं आ रहा, कुछ तो लोचा है, व्रत का तो नहीं लग रहा है, तेल अजीब सा तेल आ रहा है। अच्छा चिंटू इधर आइयो। चिंटू ने भी खा के देखा, आंटी समझ में नहीं आ रहा, मम्मी को बोला अपनी। चिंटू की मम्मी ने पूरे मोहल्ले में नमकीन बांट दी, फिर नीचे रह गया चूरा, है ना, वो नहीं रहता नमक नमक सा नीचे, तो नीचे रह गया नमकीन का चूरा। फिर तुम चूरा लेके जा रहे हो, कह रहे हो दुकानदार से भैया ये ले पकड़, नमकीन ये व्रत की नहीं है, झूठ बोल रहा है, 20 रुपए दे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? तुमने उसको पूरा क्या कर लिया? खा गए। बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट आपने ले लिया, तो क्या होगा? सेल और रिटर्न क्या बन जाएगी? अब ये बताओ, है ना, 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। चौथा और आखिरी, मम्मी ने 1 चम्मच नमकीन खा के देखी, मम्मी को अच्छी नहीं लगी, दुकानदार ने बोला बहन जी 1-2 चम्मच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस मैं झेल लूंगा, आप 20 रुपए ले जाना। 20 की तो बात है, सैंपल के तौर पर मैंने आपको दिया, आप ले जाना। मम्मी ने बिल्कुल 1 चम्मच खाई थी, अगर उस नमकीन में 20 ग्राम नमकीन थी तो मात्र 10-12 ग्राम ही कम हुई होगी। मम्मी ने रबड़ बैंड लगा के गोल गोल करके उसको दे दी, अपने घर में रख ली। नवरात्रे खत्म होने के बाद मम्मी कह रही है ले पकड़ पैकेट वापस दे 20 रुपए। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? इस बार तो सब कुछ सही है जैसे दुकानदार ने बोला, लेकिन ये क्या निकल गया? नवरात्रों की व्रत की नमकीन नवरात्रों के बाद नहीं बिक सकती, इसलिए दुकानदार वापस। तो जज ने क्या बोला? इफ द प्रोडक्ट हैविंग द टाइम पीरियड, और उसमें रीजनेबल टाइम अगर निकल गया तो फिर सेल और रिटर्न इक्वल टू सेल। ठीक है। और अगली बात, टाइम पीरियड दुकानदार ने खुद ही बता दिया कि दीदी देखो एक बात ध्यान रखना, नवरात्रों की नमकीन है, कल और परसों बिकेगी ये, अगर आपको आज समझ में नहीं आई तो कल जरूर दे जाना, कल जरूर। तो सेल और रिटर्न में अगर वो वाला टाइम निकल गया जो दुकानदार ने दिया, तो सेल और रिटर्न क्या बनेगा? अब बताओ, इस बात को जज ने किस सेक्शन में लिखा? पढ़ के देख ले हम। 4 पॉइंट, 1 2 3 4, 3 इसे मान लो, 4 ये मान लो। ठीक, पहला, अगर सेल और रिटर्न में बायर ने खुद अप्रूवल दे दी, मम्मी ने बोला बहुत बढ़िया नमकीन है, मजा आ गया, सेल हो गई, है ना। मम्मी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो वापस दिया नहीं जा सकता, जैसे उसको खा गई, कंज्यूम कर लिया, पूरे मोहल्ले को खिला दिया, या फिर अगर सामान ऐसा है जो आगे बेचा जा सकता है, गिरवी रखा जाता है, तो गिरवी टाइम उसने बताया था कि दीदी कल वापस कर देना, आज चेक कर लेना, वो टाइम दुकानदार ने बताया नहीं, पर नवरात्रि निकल गए। तो जज ने बोला इन 4 केसेस में सेल और रिटर्न इक्वल टू सेल मानी जाती है। इसका आंसर बताना जरा। अब ये केस स्टडी अगर आईसीआई ने पूछ ली तो ऐसी तो पूछेगा, पहले में सेल मानी जाएगी या नहीं? कारण कौन सा पॉइंट? सेक्शन 24 का बी पॉइंट। तीसरे में, वो दूसरे में, ये सेल मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? होश में पढ़ लेना ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बोलो। उसने क्या बोला था? उसने लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट में,
जब तक प्रॉपर्टी मेरी रहेगी जब तक तुम उसका पैसा, तो मेरी प्रॉपर्टी है और उसका पैसा तुमने दिया नहीं, तुमने किसी और को बेच दिया, तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी कब बनेगी? जब तुमने दिया ही, तो प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो जज ने क्या बोला? X cannot recover the jewelry from Z because pledge was not valid as ownership has not been transferred to Y. तीसरा बताना। बर्गलरी मतलब क्या होता है? चोरी। बाबू क्या होता है? चोरी हो गई तो क्या होगा? सेल माना जाएगा। क्यों भाई? तुमने रीजनेबल टाइम नहीं निकाल दिया। किसी सामान को रखने का क्या टाइम होता है? रीजनेबल टाइम होता है ना, वो निकल गया तो क्या माना जाएगा? सेल। इस तरह क्वेश्चन क्या हो सकते हैं एग्जाम में। अभी बंद मत करो किताब, है ना, समझ में आई बात? अभी ये छोटी सी बात रह रही है, बाकी बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली। एक मिनट रुक जाओ, टॉपिक खत्म हो जाएगा। 4 बजे से पहले, 4 बजे से पहले मोदी जी कह रहे हैं 4 बजे से पहले कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलते रहो, बोलते रहो। छोटी सी बात है, लेकिन क्योंकि वो लिंक, क्योंकि वो छोटी सी बात टॉपिक से लिंक करती है, तो शोर शराबा मचाने से कुछ नहीं होगा। पार्लियामेंट ना बनाए इसे, पार्लियामेंट ना बनाए। ठीक है, छोटी सी बात है, सुनो। एक ऐसी चीज जिसे नमक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी कैसे इस्तेमाल करता है? इधर ध्यान दो दीजिए। नमक की तरह इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल ताजा ताजा एग्जाम में आया है, बता रहा हूं, मई 2025, है ना? ठीक है, आ सकता है भाई। अगर मई 2025 में इसका आंसर, भैया ओ भाई पीछे सुन लो, मई 2025 में इसका आंसर अगर ठीक नहीं दिया होगा तो आपके एग्जाम में आ जाएगा। अब सुनेंगे ध्यान से। मई 25 में ये पूछा, बिल्कुल एक ऐसा अधिकार जो कोई अनपढ़ सेलर होगा, अनपढ़ सेलर मतलब जिसने कभी लॉ ना पढ़ा हो, जिसने कभी सेल्स ऑफ गुड्स ना पढ़ा हो, उसको भी ये अधिकार मिलता है। इसलिए मैं इसे नमक बोलता हूं। बताओ, सब्जी में जो स्वाद है वो किसका है? मसाले का नहीं, किसका है? क्योंकि जब तक नमक नहीं होगा, कितने बढ़िया मसाले डाल लो, आप बोल दोगे फीका है। तो नमक पूरे के पूरे सेल्स ऑफ गुड्स में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो क्या है? 25 ये कहता है कि अगर कोई सेलर अनपढ़ भी है, अगर कोई सेलर अनपढ़ भी है, तो अनपढ़ सेलर को भी ये पता है कि सेक्शन 25 क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला सेक्शन 25 ये बोलता है, अगर मुझे ओनरशिप, अपने सामान की ओनरशिप ट्रांसफर करनी है, तो मैं ओनरशिप ट्रांसफर पे रोक लगा सकता हूं कि वो सामान का मालिक कौन रहेगा? ओनरशिप दुकानदार के पास रहेगी। यानी ओनर कौन? तो जज ने बोला दुकानदार हमेशा ओनर माना जाएगा, हमेशा। अगर वो 3 बातों में से कोई भी एक बात सेलर, बायर को बता दे। समझ में आ रही बात? 3 में से कोई भी एक बात किसको बता देगा? पहली बात यह कि अगर वो बायर को यह बता दे, क्या, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मालिक कौन होगा? सेलर। तो सेलर ने, दुकानदार ने ग्राहक को क्या बोला? मैं ही उस सामान का ओनर हूं अंटिल अमाउंट पेड। मैं उस सामान का क्या हूं? ओनर हूं अंटिल द अमाउंट पेड। पहली बात। अब प्रैक्टिकली दुकानदार यही करते हैं कि भैया सामान घर ले जाओ, सामान तुम्हारे घर पे रखा है, लेकिन मालिक कौन? मालिक दुकानदारी होगा कि जब तक तुम क्या नहीं दोगे? पैसे नहीं दोगे। दूसरी बात, अगर सामान तुमने भेजा है ट्रक से या तुमने भेजा है ट्रेन से, तो ट्रक से जब सामान जाता है, ट्रेन से सामान जाता है, तो ट्रेन की एक रिसिप्ट बनती है, उसे बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रेलवे रिसिप्ट। अगर सामान जाता है ट्रक से, तो ट्रक की जो रिसिप्ट बनती है उसे बोलते हैं बिल्टी। क्या बोलते हैं? बिल्टी। और अगर सामान जाता है शिप से, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग।
इन तीनों में से अगर कोई भी चीज है ना ट्रांसपोर्ट के हिसाब से अगर वो दुकानदार के नाम पे, किसके नाम पे, दुकानदार के नाम पे, तो बिना कुछ कहे मालिक कौन है, दुकानदार। यानी कि ट्रेन से सामान गया, बिल ऑफ ट्रेन से सामान गया, रेलवे रिसिप्ट किसके नाम पे बना दी, दुकानदार ने अपने नाम पे बनाई है, तो मालिक कौन। अगर रेलवे से सामान गया और रेलवे रिसिप्ट दुकानदार ने ग्राहक के नाम पे बनवा दी, तो मालिक कौन, ग्राहक। ये बात ध्यान रखना। और तीसरी बात, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा अभी, उसमें तुमने एक चीज सुनी होगी कि जब हम किसी को बिल इशू करते हैं तो हम कहते हैं एक्सेप्ट कर। बिल एक्सेप्ट करने को बोला जाता है कि उसने लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। तो मैंने दुकानदार ने ग्राहक को यह बोला कि ओनर कौन रहेगा, दुकानदार ही सामान का कौन है, मालिक है। कब तक, अंटिल बिल इज, क्योंकि उसे पता है जैसे बिल एक्सेप्ट हो जाएगा, तो बिल एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि उसने इस बात के लिए हां कर दिया कि मैं लायबल हूं सामान का पैसा पे करने के लिए, तो मालिक तू बन जा, सामान तो पैसा तू मुझे देगा वरना केस कर दूंगा। 3। अब बताओ कितने केस हुए, इन 3 केस में मालिक कौन होगा, दुकानदार। कब, पहला, अगर उसने बोला ये कंडीशन पूरी जब तक नहीं करेगा जब तक मालिक मैं रहूंगा, वो कंडीशन क्या होती है, पैसा। अगली बात, अगर उसने इन 2 कंडीशन में से कोई एक चीज लगा दी, अगर उसने बोला सामान ट्रेन से आ रहा है तो उसने रेलवे रिसिप्ट किसके नाम पे बनाई है, अपने नाम पे बनाई है, तो मालिक कौन, दुकानदार। और फिर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसने दिया है और क्या बोला है कि जब तक तू बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा मालिक मैं रहूंगा, जब तक बायर बिल एक्सेप्ट ना कर ले तो मालिक कौन रहेगा, तो बायर मालिक कब बनेगा, जब वो बिल एक्सेप्ट कर लेगा। ये पढ़ना एग्जांपल। क्यों लायबल रहेगा, फिर दूसरे वाले में वाई लायबल क्यों होगा, इन द नेम ऑफ, समझ में आ गई ना बात, बोलो। अब मुझे बताओ, अभी जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, ओनरशिप के बारे में। तो बताओ ओनरशिप किन किन सेक्शन में कवर होती है, ये तो हो गया। ये लगता है स्पेसिफिक गुड्स पर, ये लगता है फ्यूचर गुड्स पर। 24 मम्मी व्रत का आहार है ना, सेल और रिटर्न। और 25 ओनरशिप की रिजर्वेशन। इसका मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में किसका आता है, ओनरशिप का आता है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सेक्शन के तहत एग्जाम में आंसर देना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, क्या ओनरशिप का सामान के पैसे से कोई लेना देना हुआ, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यानी तुमने सामान कहीं भी रख रखा हो, इससे जज को कोई मतलब नहीं, जज ने बोला जो ओनर है। दूसरी बात, क्या प्लेस से कोई लेना देना हुआ, सामान दुनिया में किसी भी कोने में रखा हो, लॉस वो झूलेगा जो उसका, इसका मतलब जगह का और पैसे का, ओनरशिप से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और बच्चा एग्जाम में यही गलती करता है, उसे लगता है ओनर कब बनेंगे। अब कल वाला होमवर्क जो होता है ना, हाँ, जिन बच्चों ने हो गया, जिन बच्चों ने नहीं हुआ मैम को बुला देना जरा। जिन बच्चों का नहीं हुआ मेरे साथ ही रुकेंगे, जाओ मत, बैठे रहो बैठे रहो। मैम 1 मिनट चेक कर लेना। नहीं हुआ ना भाई, हो गया, चेक कर लूं मैं। 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे भाई बैठ, 1 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, आरिफ भाई बैठ जाओ,
सुन तो लो, अच्छा ठीक है, जिनका हो गया उनका मैच कर लेते। देखो सबसे पहले उनमें क्या कमी है, देखो पहले क्या लिखेंगे, जिनका नहीं हुआ वो फोटो देख लेंगे। 12 2 लिखा। फिर कई बच्चों ने इंप्लाइड कंडीशन में सीधा 16 2 लिखा। अगर वो चाहे तो एग्जाम में ये बना सकते हैं कि इतने तरह की इंप्लाइड कंडीशन होती है, ठीक है, मतलब इतने तरह की होती है। तो आंसर किसमें देना है? बहुत सारे बच्चों ने जो नहीं लिखा, जो बता रहा हूं, जो नहीं लिखा बहुत सारे बच्चों ने, वो उन्होंने ये वाला कोल वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा, है ना। केस लॉ का नाम नहीं, केस लॉ का एग्जाम्पल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबकी एनालिसिस तो ठीक है और कंक्लूजन भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो अपना आंसर मेरा आंसर चेक करो, अगर अपना आंसर मेरा आंसर चेक करोगे तो इतना बड़ा आंसर लिखा है मैंने, एनालिसिस उससे छोटी है। मैंने जब जिन्होंने बच्चों ने भेजा आंसर, उसमें प्रोविजन छोटा था और एनालिसिस ज्यादा बड़ी थी। करना रिवर्स है, प्रोविजन की लेंथ बढ़ानी है, एनालिसिस और कंक्लूजन की लेंथ घटानी है। टारगेट क्या है? प्रोविजन की लेंथ बढ़ानी है, एनालिसिस की कंक्लूजन की लेंथ घटानी है। कुछ बच्चों ने जो मुझे आंसर भेजे उसमें प्रोविजन की लेंथ कम थी, एनालिसिस कंक्लूजन की ज्यादा थी, इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि तुम समझो कि आंसर लिखा कैसे जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कभी भी लेंथ बढ़ाई ना जा रही हो तो भाई एग्जाम्पल जरूर लिख दो। क्या लिख दो? एग्जाम्पल लिखने से प्रोविजन की लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फोटो ले लेंगे प्रोविजन की, है ना, जूम करके लिखेंगे हाथ घर पे जाके, ठीक है भाई। चलो चले भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हाँ भाई।